अब स्थितियां ये है कि अपने टोटल रियासतें कितनी थी? 19। 19 में से कितनी एक साथ हो गई? 18। कितनी हो गई भाई? 4 मत्स्य संघ वाली, फिर आपके 9 आपके राजस्थान संघ वाली, 13, एक मेवाड़ आ गई 14, 4 बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए 18, तीनों ठिकाने आ गए, लावा भी आ गया, निमराना भी आ गया और कुशलगढ़। ले दे के एक रियासत बची है सिरोही। कौन सी बची? और वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे सिरोही की तरफ देखना भी, क्योंकि सिरोही कहां मिलाया जाएगा? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल खुद कहां के थे? बॉम्बे। तो सिरोही भी कहां मिलाओ? बॉम्बे, क्योंकि सिरोही में क्या है? आबू और दिलवाड़ा। क्या है? वल्लभ भाई पटेल की चल रही थी तो वल्लभ भाई पटेल उधर मनाना चाह रहे थे, तो अपने वाले वल्लभ भाई पटेल के पास गए और वल्लभ भाई पटेल को जाकर, वल्लभ भाई पटेल एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। कि सिरोही में हमारे एक नेता रहते हैं गोकुल भाई भट्ट। कौन रहते हैं? पटेल जिनका जानता हूं मैं, भट्ट साहब बहुत अच्छे नेता है। का इनको हम राजस्थान वाले कहते हैं राजस्थान का गांधी। अच्छा, तो आप कह रहे हो सिरोही मिलाएंगे बॉम्बे में? हाँ, तो फिर हम क्या बच्चों को पढ़ाएंगे कि राजस्थान का गांधी बॉम्बे रहता है? वल्लभ भाई पटेल ने कहा अच्छा, तो तुम लोगों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए? आपने कहा हाँ गोकुल भाई भट्ट चाहिए। सिरोही का मैप लाओ रे। सिरोही का मैप लाए। गोकुल भाई भट्ट का गांव कौन सा है? कि गोकुल भाई भट्ट का गांव ये रहा, हातल। कौन सा गांव था उनका? कौन सा गांव था? और वल्लभ भाई पटेल ने कहा ये लो है 89 गांव। कुल कितने गांव? ये तो मिलाए जाएंगे बॉम्बे में। किसे मिलाए जाएंगे? और ये हातल और बाकी पूरा सिरोही तुम रख लो राजस्थान। कहां पे रख लो? हमने कहा बस 89 गांव, इतने जगह लेके क्या करोगे? उन्होंने कहा ये रहा आबू, ये रहा आबू दिलवाड़ा लेने के चक्कर में वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही के टोटे टोटे कर दिए। छठा चरण कुछ नहीं है, सिरोही का विभाजन है। लिखो छठा चरण, 6th फेज। जब नेता की चलती है तो कुछ ही कर सकता है भाई साहब, पटेल कर गए। छठा चरण कोई नाम नहीं है, छठे चरण का बिना नाम का है, सिरोही तोड़ा है खाली, नीचे चेंज करके लिखो। इस चरण में इन दिस फेज, इस चरण में इन दिस फेज सिरोही रियासत का विभाजन किया गया था। सिरोही स्टेट वॉज डिवाइडेड। सिरोही रियासत का विभाजन किया गया था। सिरोही स्टेट वॉज डिवाइडेड। लाइन चेंज करके लिखो। आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। 89 विलेज इंक्लूडिंग आबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन बॉम्बे। आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। 89 विलेज इंक्लूडिंग आबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन बॉम्बे। आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। 89 विलेज इंक्लूडिंग आबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन बॉम्बे। तथा शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया एंड रेस्ट ऑफ द सिरोही वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। तथा शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया एंड रेस्ट ऑफ द सिरोही वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया, रेस्ट ऑफ द सिरोही वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान, जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था, इंक्लूडिंग हातल विलेज ऑफ गोकुल भाई भट्ट। जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था, इंक्लूडिंग हातल विलेज ऑफ गोकुल भाई भट्ट। जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था, इंक्लूडिंग हातल विलेज ऑफ गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था। ये मर्जर हुआ था 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? और इसी दिन हमारे प्रदेश का नाम कर दिया गया राजस्थान। क्या कर दिया गया? लिख लो, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑन 26 जनवरी 1958 संविधान लागू हो रहा था ना। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1958 हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया था। आवर स्टेट वॉज नेम्ड एज राजस्थान। हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया था। आवर स्टेट वॉज नेम्ड एज राजस्थान। अब सारा मिल ही गया, आदि 89 गांव छोड़ दो, बाकी सिरोही भी दे दिया अपने को। हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान किया गया था। हमारे प्रदेश का नाम क्या किया गया? अब आपका संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। संविधान में कहा गया केंद्र में होगा प्रधानमंत्री, राज्यों में बनेंगे मुख्यमंत्री। केंद्र में, राज्यों में। आपने तो राज्य वाले को प्रधानमंत्री बोलते थे।
अपने पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, तो कहा ये नाम चेंज करो रे, आज के बाद हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, मुख्यमंत्री। तो हीरालाल शास्त्री अपने क्या बने, मुख्यमंत्री। पर क्या 50 में चुनाव हो गए, नहीं वे चुनाव कब हुए, 52। तो चुनाव के बाद बने तब तो हम कहते इलेक्टेड, इलेक्शन हो गए थे। अब तो केवल नाम निकाला गया है, तो नॉमिनेट थे, कैसे थे, तो हीरालाल शास्त्री क्या थे, राजस्थान के पहले नॉमिनेट सीएम। कैसे सीएम थे, देख लो। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए, या प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड सीएम ऑफ राजस्थान। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड सीएम ऑफ राजस्थान। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अब बात आई अपने वाले, जैसे ये तोड़ा गया 26 जनवरी 1950 को, आधी सिरोही अपने को दे दी, 89 गांव किसको दे दिए गए, बॉम्बे को। तो हम नेहरू जी के पास गए और हमने नेहरू जी को जाकर कि नेहरू जी, पटेल ने बहुत बुरा किया हमारे साथ और उन्होंने हमारी सिरोही तोड़ दी, और अबू दिलवाड़ा के चक्कर में 89 गांव किसके अंदर मिला दिए, बॉम्बे। हमारे चक्कर ये है कि अब हमारे खेत है इधर, गायों का बाड़ा इधर, एक ही स्टेट में 2 टुकड़े कर दिया आपने। तो नेहरू जी ने पटेल जी से बातचीत की कि वल्लभ भाई पटेल, ये राजस्थान वाले कह रहे हैं कि आपने सिरोही को तोड़ दिया, ऐसा क्यों किया। और वल्लभ भाई पटेल का इतना टावरों जैसा जवाब है कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो मैंने दे दिया। क्या चाहिए था राजस्थान वालों को, वो हमने, स्टार लगा के लिखो, पता तो रहे क्या क्या धोखे खाए हैं हमने। धोखा ही अपने आप में चल रही थी उनकी, इसलिए कर गए ऐसा। इस अनुचित विलय पर, ऑन दिस अनफेयर मर्जर, इस अनुचित विलय पर, ऑन दिस अनफेयर मर्जर, इस अनुचित विलय पर, ऑन दिस अनफेयर मर्जर, वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि, वल्लभ भाई पटेल रिप्लाइड दैट, वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि, वल्लभ भाई पटेल रिप्लाइड दैट, डैश लगा के लिखो, राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था। पीपल ऑफ राजस्थान वांटेड गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था। पीपल ऑफ राजस्थान वांटेड गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था। पीपल ऑफ राजस्थान वांटेड गोकुल भाई भट्ट, तथा वह हमने दे दिया, एंड वी हैव गिवन, तथा वह हमने दे दिया, एंड वी हैव गिवन। बॉक्स में बंद करो इसको। मुझे बीइंग राजस्थानी वल्लभ भाई पटेल कभी भले नहीं लगते। मुझे लगता है ठीक धोखा करके गए अपने साथ, मतलब अपने बॉम्बे को टूरिज्म देने के चक्कर में वो अपने सिरोही तोड़ गए और अबू दिलवाड़ा किधर लेके चले गए, बॉम्बे के। और फिर मैं जब सोचता हूँ कि यार काश वल्लभ भाई पटेल जैसा अच्छा नेता राजस्थान के पास भी होता, कोई तो होता जो उस दिन हमारी बातें भी करता, कोई तो होता जो उस दिन खड़े होकर कहता मालवा सौराष्ट्र भी हमारे हैं। किधर दिए जा रहे हैं भाई साहब, ये भी हमारे हैं, पर हमारी बात करने वाला कोई भी नहीं। वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता हर राज्य में होने चाहिए थे। वल्लभ भाई पटेल बॉम्बे के थे, गुजराती थे, इसलिए गुजराती को मान्यता दिलवा दी। राजस्थान वालों में कोई बोलने वाला नहीं था, राजस्थानी अब तक लटक रही है। गुजराती राजस्थानी से निकली हुई एक भाषा है, पहले राजस्थानी थी, बाद में कौन सी बनी, फिर भी वो संविधान में उसी समय शामिल कर दी गई 8वीं अनुसूची के अंदर। राजस्थानी तब नहीं की गई, 75 वर्ष बीत गए, अब राजस्थान का बच्चा ही पूछ लेता है कौन सी राजस्थानी। घोर दुर्भाग्य है कि खुद के राज्य के लोग ही पूछते हैं कि कौन सी भाषा है, कि हमारे राज्य में हमारी भाषा भुला दी गई। उस दिन वल्लभ भाई पटेल जैसा हमारा कोई नेता होता तो खड़ा होकर कहता कि भाई साहब जिस दिन हिंदी नहीं थी ना, उस दिन भी राजस्थानी थी। हिंदी तुम्हारे कल परसों की भाषा है, अलग अलग भाषाओं से मिला जुला के बनाई गई भाषा है। इससे पहले राजस्थानी सर्वाइव करती थी, इससे पहले राजस्थानी के एविडेंस है। जिस हिस्ट्री को लेके पूरा भारत गर्व करता है, वो हिस्ट्री पूरी की पूरी जिस भाषा में लिखी हुई वो भाषा कौन सी है, राजस्थानी है। फिर कोई आग कहता है सर ये तो अलग अलग जगह अलग अलग होती थी। यदि अलग अलग जगह अलग अलग होती तो जयपुर का राजा और जोधपुर का राजा आपस में लेटर कैसे लिखते थे, जोधपुर का राजा और बूंदी के राजा आपस में बातचीत कैसे करते थे। तो फिर कोई आगे कहता है कि सर उनके पास लेटर लिखने वाले और पढ़ने वाले लोग होंगे। तो जोधपुर की किसी राजकुमारी की शादी जब बूंदी होती, बात तो करते होंगे राजा रानी तो आपस में, या वहां भी कहते हो कि प्रेम के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती, सर आंखों आंखों में बातचीत की जा सकती है। हमारे ही बच्चे सवाल करने लग गए क्योंकि बाहर रखा गया।
आप उस सिस्टम से बाहर रहे, सिस्टम से बाहर रहे तो आप खुद ही भूल गए कि आपकी भाषा है या नहीं है। वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता हर जगह होने चाहिए थे। कि कितना इस मामले में वल्लभ भाई पटेल शत्रुवादी है कि चाहिए आबू दिलवाड़ा तोड़ा जाए, तुम्हारी सिरे को तोड़ गए केवल 89 गांव लेने के चक्कर में। 2 जगह आबू दिलवाड़ा क्या कर लेते। गुजरात वैसे ही इतनी पैसे वाली जगह है भाई साहब, है हमें चाहिए तो। और अपने वाले कह रहे गोकुल भाई भट्ट दे दो, ले लो गोकुल भाई भट्ट, ये रहा गोकुल भाई भट्ट। उस समय वो सौराष्ट्र वाला इलाका जब बॉम्बे में मिलाया गया ना, तो सौराष्ट्र वाला इलाका, सौराष्ट्र में राजा महाराजा थे, ये तो राजाओं का स्टेट था, तभी तो राजस्थान था। तो सौराष्ट्र वाला इलाका उस साइड में मिलाया गया। एक महाराष्ट्र साइड में एक जगह और मिलाई गई थी, विदर्भ, विदर्भ नाम की जगह ना, उधर भी राजा महाराजा वाला थोड़ा इलाका था, तो वो और मिलाया गया था। तो वल्लभ भाई पटेल ये अच्छे नेता थे, ये खड़े हुए, इन्होंने खड़े होकर कहा कि भाई ये सौराष्ट्र वाला राजाओं वाला इलाका आप बॉम्बे में मिला रहे हो, इस इलाके का डेवलपमेंट ही नहीं हो रखा। इस इलाके को यदि मिलाएंगे तो इसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे। ये विदर्भ वाला इलाका मिलाएंगे बॉम्बे में तो इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो भारत सरकार ने कहा कि सौराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, उधर उस विदर्भ वाले डेवलपमेंट के लिए बॉम्बे को रुपए मिलेंगे अलग से। क्यों मिलेंगे कि यार ये राजाओं का स्थान था और इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए इनको थोड़े अलग से रुपए दिए जाने चाहिए। ठीक है, अलग से रुपए मिलने लगे काठियावाड़ के लिए, उधर उस मराठवाड़ा के लिए। कालांतर में बॉम्बे के 2 टुकड़े हो गए, एक हो गया गुजरात और एक हो गया महाराष्ट्र। तो सौराष्ट्र के रुपए रख लेता है गुजरात, और विदर्भ वाले इलाके कौन रख लेता है, उधर वाला महाराष्ट्र रख लेता है, इधर वाला ये रख लेता है। भारत में या तो ये रुपए मिल रहे, इनका विकास ढंग से नहीं हो पाया था, या भारत में कुछ विशेष राज्य का दर्जा है कुछ राज्यों को। जैसे विशेष राज्य का दर्जा J&K, विशेष राज्य का दर्जा है हिमाचल प्रदेश, विशेष राज्य का दर्जा है उत्तराखंड। क्यों है, कहा गया कि भाई साहब पहाड़ी इलाके हैं और इनकी भौगोलिक स्थितियां अच्छी नहीं है, ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत एडवर्स है यार, इन लोगों को एक्स्ट्रा रुपए दो। ठीक बात, 7 उनको दिए गए, 7 सिस्टर उधर वाले असम अरुणाचल प्रदेश, उनको एक्स्ट्रा रुपए दिए गए। इनको क्यों दो भाई, भाई ट्राइबल इलाके हैं यार, ट्राइबल को आगे बढ़ाना अपने को, इसलिए इनको भी दो। ठीक बात है, यदि कोई भाई विकास में पीछे छूट गया है, अंगुली पकड़ के लाइए। आपको लगता है सौराष्ट्र पीछे छूट गया क्योंकि राजाओं का राज था, दीजिए सौराष्ट्र को रुपए। आपको लगता है जहां हिली एरिया, जहां एडवर्स कंडीशन है, आप दीजिए उनको रुपए। आपको लगता है ट्राइबल को आगे लेके आना है, दीजिए उनको रुपए। पर यदि यही शर्तें लागू करते हो तो राजस्थान तो पूरा राजाओं का था। यदि यही लागू करते हो कि एडवर्स कंडीशन से मिलता है, तो थार के मरुस्थल का 66% हम अकेले लिए बैठे हैं। यदि तुम यही लागू करते हो कि ट्राइबल का विकास करना है, तो पूरा वागड़ ट्राइबल से भरा पड़ा, पूरा मेवाड़ ट्राइबल से भरा पड़ा है। 75 साल के कितने रुपए खा गए तुम, किसको जवाब दोगे। कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है कि हमारे रुपए कहां गए। जब उनको मिल सकते हैं तो हमें रुपए क्यों नहीं मिलते। जब उनकी कंडीशन खराब है तो हमारी कंडीशन खराब क्यों नहीं है। जब उनको विशेष राज्य का दर्जा तो हमारे क्यों नहीं है। वो राजाओं की तरह विकास नहीं हुआ तो हम भी राजाओं के थे, हमारा विकास भी नहीं हुआ होगा, हमारा भी एक्स्ट्रा किया जाता, हमें भी रुपए मिलते ना। चल रही है धुरपट में। फिर मैं कई बार सोचता हूं ये पता भी किसको है कि ऐसा हुआ है। पता ही तो नहीं है अपने को, न अपने नेताओं को पता, न कोई सिस्टम को पता। ठीक है, जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे थे। अभी तो और लिखो, मैं कई कांड बताता हूं, आपको लिखो। एक हेडिंग डालो इसी में, मनोनीत मुख्यमंत्री। इसी में हेडिंग डालना ना, कौन कौन मनोनीत मुख्यमंत्री बने अपने पढ़ते हैं देखो। मनोनीत मुख्यमंत्री। अभी मैंने बताया पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे। लिखो हेडिंग डालो, हीरालाल शास्त्री। 1 नंबर लिखो, हीरालाल शास्त्री। शास्त्री जी सीएम बन गए पहले अपने। 2 आदमी शास्त्री जी के विरोध में, जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा, कल मैंने बात बताई थी। दोनों का एक ही सपना है, हीरालाल शास्त्री को हटाना है और दिल्ली जाके शिकायत करे दिल्ली। हीरालाल शास्त्री भ्रष्ट आदमी है, हीरालाल शास्त्री तो राजा के इशारों पर नाचता है, राज तो सवाई मान सिंह चला रहा है, हीरालाल शास्त्री कुछ भी करता नहीं। हीरालाल शास्त्री को हटाओ, हीरालाल शास्त्री को हटाओ। फाइनली भारत सरकार ने हीरालाल शास्त्री को हटा दिया और हीरालाल शास्त्री को हटा के अपने पर यहाँ नए सीएम बना दिए गए, CS वेंकटाचारी। कौन बना दिए गए, लिखो। हमने पढ़ा था बीच में जोधपुर में, IAS थे ये।
उससे डोनाल्ड फील्ड को हटा के नेहरू जी ने तब बनवाया था, अब इनको राजस्थान का सीएम बना दिया गया। आईएएस को तब बोला करते थे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्वेंट, तो आईसीएस थे। तो कोई आपको पूछेगा कि एक आईसीएस को राजस्थान का सीएम बना दिया गया था, वो आईसीएस कौन थे? तो कौन थे? सीएस वेंकटाचार्य। आप चीज देखे नोटिस कीजिए, मुझे कई बार लगता है नाम याद करने के नहीं है कि दूसरा सीएस वेंकटाचार्य बन गया। आप किसी ब्यूरोक्रेट को राजस्थान का सीएम कैसे बना सकते हैं? लोकतंत्र है, जनता के अंदर से बने, ना कि किसी ब्यूरोक्रेट को बिठा दो। आप किसी को बनाते, शास्त्री जी अच्छे नहीं थे व्यास जी को बना देते, व्यास जी अच्छे नहीं वर्मा जी को बना देते, वर्मा जी ने किसी चौथे को लाते। वेंकटाचार्य सीएम कैसे बन सकता है राजस्थान का? आइए सब, वो एक ऊपर वालों की चल रही थी, इनके पास बोलने की जवाब नहीं थी, इसलिए वेंकटाचार्य को बिठा गए। दूसरी बड़ी बात, वेंकटाचार्य साउथ इंडियन है। कोई इमेजिन करके बता दे इस बात को कि साउथ इंडिया में को राजस्थान का सीएम बना दिया जाए। सोच भी ले कोई बात को कि पंजाब में नॉन पंजाबी सीएम बन जाए, नॉन पंजाबी, पंजाब में, भले ही वो पंजाब का ही रहने वाला हो, पंजाब में 50 साल से रहता हो, पर वो पंजाबी नहीं हो, किसी तमिलनाडु का आदमी हो, भले ही पंजाबी बोलता हो, पंजाब की जनता एक्सेप्ट करेगा? हमने किए। वेंकटाचार्य बैठा है, क्या मांगता है वेंकटाचार्य हमसे? वेंकटाचार्य क्यों बैठा है हमारे सीएम बन के? वेंकटाचार्य को कैसे सीएम बनाया जा सकता है जब वो आईएएस है? और है साहब। फिर कोई कहता है कि साहब राजस्थानी को मान्यता क्यों नहीं मिली, आप बाकी राजस्थान की चीजें क्यों? ये जिस दिन आप बने थे ना, उस दिन से ये शुरुआत है, उस दिन से सब ये चीजें चल रही है। व्यास जी वापस दिल्ली गए, व्यास जी ने जाकर कहा कि हीरालाल शास्त्री को हटाना है, सरकार ने कहा हटा दिया। व्यास जी ने कहा इस सेंटेंस के दो मतलब है, हीरालाल शास्त्री को हटाना, एक मतलब ये है, दूसरा मतलब है मुझे बनाना है। तो यार साफ साफ बोलो तो फिर वेंकटाचार्य को हटाया कौन बने? लिखो। कौन कौन बने बताओ देखे? हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचार्य, तीनों कैसे मुख्यमंत्री है? नॉमिनेट सीएम है। अभी तक चुनाव 26 जनवरी 1950 को शास्त्री जी बने थे। पहले चुनाव कब हुए? 52, मतलब 2 साल के अंदर अंदर हमने 3 सीएम देख लिए। 2 साल में कौन कौन बन गए? शास्त्री जी, वेंकटाचार्य, जयनारायण, व्यास। अब 52 में हो गए चुनाव। चुनाव के बाद सीएम बनेंगे, वो कैसे होंगे? निर्वाचित। अगला हेडिंग लाओ, निर्वाचित मुख्यमंत्री, इलेक्टेड सीएम। निर्वाचित मुख्यमंत्री, इलेक्टेड सीएम। अब 52 में चुनाव होने जा रहे हैं, पहले चुनाव है, देश के पहले चुनाव। पूरे देश में एक ही पार्टी का डंका बज रहा था, वो पार्टी थी कांग्रेस, क्योंकि वो पार्टी हमारे नेशनल मूवमेंट की पार्टी थी, वो हमारे देश के उस समय के जो संविधान निर्माता थे उनकी पार्टी थी, या अच्छे शब्दों में कहे जो देश बनाने वाले लोग थे उनकी पार्टी थी। स्वाभाविक रूप से वो बड़े नेता थे। अपने राजस्थान में कांग्रेस नहीं थी, पर अपने राजस्थान में प्रजामंडल थे, और प्रजामंडल वाले नेताओं ने सबने बाद में कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली? कांग्रेस। सारे कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी पार्टियां थी पर बहुत छोटी छोटी थी, उनका ज्यादा कोई जनाधार नहीं था। पूरे भारत में कांग्रेस क्लीन स्वीप मार गई कि कांग्रेस वैसे सीटें जीती थी भारत में कि किसी राज्य में सीटें 200, कांग्रेस कितनी जीत गई? 170। किसी राज्य में सीटें 150, कांग्रेस कितनी जीत गई साहब? 110। तो सारी की सारी सीटें कौन जीती जा रही है? कांग्रेस। अपने भी यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, अपने यहाँ पे सीटें थी 160। कितनी सीटें थी? तो सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 50% प्लस 1, 50% कितना होता? 80। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? अपने भी कांग्रेस की सरकार बनी, पर कांग्रेस की सीटें थी 82। कितनी थी? मर पड़ के जैसे तैसे आप पहुंचे हो। इसका मतलब अपने यहां कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं। सवाल दूसरा है, फिर दूसरी सीटें किसको मिली? अपने यहां पे कई अलग अलग पार्टियों ने सीटें जीती, पर उनमें एक दूसरी बड़ी पार्टी इसको सबसे अधिक सीटें मिली, वो थी राम राज्य परिषद। कौन सी पार्टी थी? राम राज्य परिषद। मैंने जोधपुर के एक राजा का नाम बताया था, हनुमंत सिंह। क्या नाम बताया था? हनुमंत सिंह पे एक आरोप तो यह है कि हनुमंत सिंह जिन्ना से बातचीत कर रहा था। किससे बातचीत कर रहा है? कि जब ये पाकिस्तान से कई लोग मिलना चाहते थे, उनमें एक कौन था? हनुमंत सिंह। और ऐसी बात है कि भाई हनुमंत सिंह और जिन्ना के बीच में बातचीत चल रही, जैसे मैंने बताया था धौलपुर वाले उदयभान सिंह, भोपाल वाला हमीदुल्लाह खान, वैसे वैसे इनके बीच में भी बातचीत चल रही। तो ये वल्लभ भाई पटेल को पता चला कि भाई जोधपुर वाला राजा हनुमंत सिंह और बॉर्डर पे, और बॉर्डर वाली रियासत तो मिल भी सकती है उस साइड के अंदर, भाई भोपाल नहीं मिल सकती क्योंकि भोपाल बीच में है, पर जोधपुर तो एकदम बॉर्डर के ऊपर है, पाकिस्तान में मिल जाओ।
पता चला वल्लभ भाई पटेल को उनकी जिन्ना से मुलाकात कर रहे हैं, तो वल्लभ भाई पटेल ने बुलाया, बुला कर हाँ भाई क्या प्लान है, क्या चाहिए तुम्हें। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई हनुमंत सिंह ने कहा कि पाकिस्तान वाला जो जिन्ना है वो मेरे को खाली कागज दे रहा है कि जो चाहिए ना वो लिख दे, वो सब कुछ मिलेगा। तो वीपी मेनन बैठे थे, वीपी मेनन 2 खाली कागज निकाल के दिए कि लो लिख दो साहब, क्या गारंटी है खाली कागजों में लिखा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जिन्ना नहीं देगा तुम्हें सब कुछ, उसने कहा देगा कैसे नहीं, लेना आता मुझे सब कुछ। तो इनके बीच में थोड़ी हॉट टॉक हुई वीपी मेनन के और हनुमंत सिंह के बीच में। तो कहते हैं कि हनुमंत सिंह ने अपनी पिस्टल निकाली, उनके पास पेन था, पेन में एक तरफ तो थी पिस्टल, एक तरफ था पेन, पेन पिस्टल, वो पिस्टल निकाली, पिस्टल निकाल के वीपी मेनन के लगा दी। ज्यादा फड़फड़ाती है क्या। माउंटबेटन वही था, माउंटबेटन बाहर खड़ा था, सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था, वो भाग के आया और उसने कहा अरे अरे ऐसे क्या करते हो यार, और मैं बैठा हूं यार हिंदुस्तान में, तुम हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ, तुम्हें सब कुछ मैं दिलवा दूंगा। और माउंटबेटन के कहने पर हनुमंत सिंह ने इधर साइन कर दिए थे 9 अगस्त को। कब कर दिए, 7 को इन्होंने किए थे, 9 को इन लोगों ने कर लिए। पर अपने याद रखने वाली बात है भाई, कौन सा एक राजा उधर जिन्ना से बातचीत कर रहा था, तो कौन सा राजा था। ठीक वैसी बात है कि एक प्लॉट, उसके 2 खरीदार है, प्लॉट बेचने वाला दोनों तरफ से बात कर रहा था। पहले बात उसने किससे की थी, पाकिस्तान। वो राजा जिस पर यह आरोप है कि वो किस में मिलना चाहता था, कहां मिलना चाहता है, पाकिस्तान। उस राजा ने कहा चुनाव लड़ेंगे। पहले राजाओं का राज था, तो राजतंत्र वैसे था, बाप बेटा बेटा, या युद्ध करो, युद्ध करके बनते थे। अब लोकतंत्र, लोकतंत्र में चुनाव लड़के राजा बनते हैं, चुनाव लड़के बन जाएंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो जो राम राज्य परिषद पार्टी थी उनको कहा इस मारवाड़ की टिकटें मेरे को दे दो, इधर इधर वाले बंदे मैं खड़े कर लेता हूं, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जानो। उस बंदे ने मारवाड़ में अपने कैंडिडेट खड़े किए, उसने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस सारी हार गई मारवाड़ में, सब में वो जीत गया। राजा खुद खड़ा होता है जोधपुर से, कहां से चुनाव लड़ता है, जोधपुर से। जोधपुर से कांग्रेस से लड़ रहे हैं जय नारायण व्यास। व्यास जी को जब पता चला कि राजा मेरे सामने चुनाव लड़ेगा, तो व्यास जी ने राजा जी के पास गए, राजा जी जाकर राजा जी मैंने सुना है आप मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हो। राजा ने कहा हाँ भाई लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, मुझे लगा मेरे को भी लड़ लेना चाहिए। कैसे व्यास जी, कोई दिक्कत आपको। व्यास जी ने कहा हाँ दिक्कत तो आपको होगी। कैसे, तो कहा आप मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए आप और कहीं से चुनाव लड़ लीजिए, मेरे सामने मत लड़िए, क्योंकि मैं भले ही आपका विरोधी हूं, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं चाहता जोधपुर का राजा चुनाव हारे, क्योंकि कल को बेइज्जती होगी कि यार जोधपुर के राजा जी चुनाव हार गए, और वो भी जोधपुर से हार गए। राजा ने कहा कि चाय लो, बिस्किट लो साथ में, थोड़े अकेली चाय एसिडिटी करती है। चाय पी व्यास जी ने। व्यास जी को चाय पीने के बाद कहा कि सुनो व्यास जी, ये तो आपके सामने मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, महाराजा हनुमंत सिंह खुद चुनाव लड़ रहा है, यदि मैं ना लड़ूं और जोधपुर की जनता कल कह दूं कि व्यास जी के खिलाफ मेरी तरफ से पत्थर चुनाव लड़ेगा भाटा, यकीन मानिए जोधपुर की जनता भाटे को वोट देगी, आपको वोट नहीं देगी। तो आप अपना देख लीजिए, मेरा चुनाव जीता वही है, मैंने पर्चा भरा उसी दिन जीत गया मैं। व्यास जी को 2 दिन के चुनाव प्रचार के बाद समझ में आ गया हारेंगे, भयंकर हारेंगे, जनता टिक्की वोट नहीं देगी। इसलिए व्यास जी एक जगह से और चुनाव लड़े, जालोर। कहां से लड़े, राजा ने अपना एक कैंडिडेट वहां और खड़ा किया, जालोर में भी व्यास जी के सामने कैंडिडेट खड़ा कर दो। व्यास जी की दोनों जगह से जमानत जब्त है, 1/6 वोट होते हैं ना, वो ही नहीं मिले हुए, बुरी तरीके से हारे हुए व्यास जी दोनों जगह। और व्यास जी नहीं, आपका पंछीड़ा, राजस्थान का गांधी, वागड़ का गांधी, सारे चुनाव हार गए। जिनके नाम आपने प्रजामंडल आंदोलन में पढ़े, इनमें ज्यादातर चुनाव हारे। मुझे बड़ा डाउट होता है इन्होंने कुछ किया था कि नहीं किया था। एक तरफ आप कहते हो प्रजामंडल, इनके साथ में प्रजा थी, और 52 में जब प्रजा ने वोट दिए तब इनको नहीं दिए, बाकी सबको वोट मिले भाई साहब। उस राजा पे जिसपे आरोप है कि वो किसमें मिलना चाहता है, पाकिस्तान, आपकी जमानत जब्त कर देता है 2 जगह से अलग अलग। अब जब 52 के चुनाव खत्म हुए तब हालात ये है कि सीएम किसको बनाए, क्योंकि सीएम कैंडिडेट सारे हार गए। शास्त्री जी एमएलए का लड़े ही नहीं, शास्त्री जी को पता था व्यास सर वर्मा बनने देंगे नहीं, तो शास्त्री जी एमपी का लड़ गए, जीत और गए। यहां वालों में व्यास जी सिटिंग सीएम है, सीएम खुद चुनाव लड़ रहा है, जेनरल व्यास सीएम है, जब चुनाव हो रहे हैं सीएम है, और सीएम 2 जगह चुनाव लड़ता है, दोनों जगह जमानत जब्त हो जाती है। अब किसको बनाया जाए, तो बाद में पूछा भाई साहब किसको बनाए, तो बाद में कहा गया कि जयनारायण व्यास के खास आदमी थे टीकाराम पालीवाल, तो कहा टीकाराम जी को सीएम बना दो। तो अपने पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने, लिखो, कौन बने, टीकाराम पालीवाल। अब भाई पालीवाल जी, अब सीएम व्यास जी को बनना, व्यास जी को लगे यार अपने सीएम थे और अपने हार गए, अपने को सीएम बनना है,
इतने में पहली विधानसभा में खूब सारे एमएलए ने इस्तीफे दे दिए। पहली बार चुनाव हुए थे, एमएलए को पता ही नहीं थी मेरी कुछ पावर होती है कि नहीं होती है, इतने रुपए भी नहीं मिलते थे। तो कई एमएलए साहब जीत कर भी नहीं लगा रहा, माथा पच्ची है, जयपुर जाओ न आओ न खर्चा होता है, लोग सारे दिन सुबह शाम आगे बाहर खड़े रहते हैं, फलाना काम करो ढिंगड़ा काम कराओ, काम हो नहीं रहे। तो खूब सारे एमएलए इस्तीफे देंगे, हमें नहीं रहना एमएलए। यदि कोई सीट खाली हो जाती है वहां पर चुनाव होते हैं दोबारा, तो उनको बोलते हैं उपचुनाव, क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं। किशनगढ़ सीट पे बाई इलेक्शन हुआ, किशनगढ़ में सीएम सॉरी एमएलए हुआ करते चांदमल मेहता, क्या नाम था, उन्होंने इस्तीफा दिया तो वहां पे बाई इलेक्शन हुआ। उस बाई इलेक्शन में व्यास जी खड़े हुए। व्यास जी जानते हैं कि जोधपुर से खड़ा हुआ तो वापस टिका देंगे, इसलिए व्यास जी कहां से आगे लड़े, किशनगढ़ से। किशनगढ़ की जनता थोड़ी सियानी थी, किशनगढ़ की जनता को लगा ये बंदा सीएम बन सकता है यार, इसको जिताएं तो अपने काम आएगा, तो उन्होंने व्यास जी को जिता के भेजा। टीकाराम पालीवाल को 6 महीने बाद हटाया गया और व्यास जी क्या बने, सीएम। देखो, तो जयेंद्र नारायण व्यास हमारे वो सीएम है जो नॉमिनेट भी थे और इलेक्ट भी थे। थ्री इडियट मूवी देखी है, तो उसमें एक डायलॉग है कि जब आप फेल होते हो तब तो दुख होता ही है, पर तब ज्यादा दुख होता है जब आपका दोस्त, पहले माणिक्यलाल वर्मा और जयेंद्र नारायण व्यास दोनों दोस्त थे, क्योंकि दोनों का दुख एक जैसा था, क्योंकि हीरालाल शास्त्री सीएम बन गया था, इन दोनों को बनाया नहीं था। फिर दोनों का दुख एक जैसा था कि दोनों एक साथ चुनाव हार गए थे, पर अब अलग है भाई साहब। अब व्यास जी चुनाव जीत के क्या बन गए, सीएम। अब वर्मा जी अकेले हैं। वर्मा जी खुद को बड़ा लोनली लोनली फील कर रहे थे। अब वर्मा जी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाके वर्मा जी सेम शिकायतें कर रहे हैं जयेंद्र नारायण व्यास की, जो दोनों मिलकर हीरालाल शास्त्री की क्या करते थे, कि जयेंद्र नारायण व्यास भ्रष्ट आदमी है और जयेंद्र नारायण व्यास राजाओं के इशारे पे नाचने वाला आदमी है। राम राज्य परिषद जो कि राजा की पार्टी थी, हुआ क्या था, जिस दिन 1952 वाले चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन राजा की प्लेन क्रेश में डेथ हो गई। हनुमंत सिंह प्लेन क्रेश के अंदर उस दिन डेथ हो जाती है। जोधपुर का रिजल्ट आ गया था, जालोर का रिजल्ट आना बाकी था, तो जोधपुर से जालोर जा रहे थे प्लेन उड़ा के, खुद ही प्लेन उड़ा रहे थे, पायलट थे वो अच्छे, साथ में गर्लफ्रेंड थी उनकी जुबेदा। मूवी देखी हो आपने कभी जुबेदा, जो जुबेदा मूवी हनुमंत सिंह के ऊपर है। जा रहे थे, रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया, दोनों ही मर गए उसमें। तो अब राजा तो खुद ही मर गया, तो राजा वाली पार्टी बिखरनी थी, तो राजा वाले जो एमएलए थे पार्टी वाले, वो व्यास जी ने कांग्रेस में मिला लिए। जो मरी वाली पार्टी तो गई, तुम कांग्रेस में आ जाओ। तो वर्मा जिनका साहब, जो आदमी कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ के जीते थे, उनको व्यास जी ने किसमें मिला लिया, कांग्रेस। और ये व्यास जी बहुत खराब आदमी, और ये तो भ्रष्ट आदमी हो रहे। और व्यास जी शायद अपने एकमात्र सीएम होंगे, सिटिंग सीएम, जिनके खिलाफ 420 का मामला है, 420। किसका मामला है, तो ऐसे मुकदमे और दर्ज हो रखे थे व्यास जी के खिलाफ। अब वर्मा जी ने जाके शिकायत है कि व्यास को हटाओ, व्यास को हटाओ। ऊपर से जवाहरलाल नेहरू उनको लगा यार मामला गंभीर है कुछ ना कुछ, तो ऊपर वालों ने बंदे भेजे हैं राजस्थान की, चेक करो रे जाके क्या चल रहा है उधर। कांग्रेस के बड़े नेता है, आगे व्यास जी का, व्यास जी आपके खिलाफ माहौल है। व्यास जी इनका ये वर्मा जी पंछीड़ा गाता रहता है, इसके अलावा इसके साथ कोई भी नहीं है उनका। नहीं सर, वर्मा जी करें उनके पक्ष में एमएलए है, और एमएलए नहीं चाहते कि आप सीएम बनो। तो व्यास जी बड़े कॉन्फिडेंट, व्यास जी का इतना ही लगता है ना वोटिंग करवा लो। कांग्रेस 82 एमएलए तो जीत के आई थी, फिर कई जगह बाई इलेक्शन में कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, ऐसे कांग्रेस की सीटें अब हो रखी थी 110। कितनी हो रखी, तो 110 एमएलए को कहा गया भाई वोटिंग करो, जो ज्यादा वोट जिसकी तरफ आएंगे वो क्या बन जाएगा, सीएम। तो जयेंद्र नारायण व्यास ने कहा भाई एक तो मैं चुनाव लड़ूंगा सीएम का 110 लोगों में, सामने कौन लड़ेगा, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा तो एमएलए नहीं है, वो तो चुनाव ही हार गए थे। तो वर्मा जी का, वर्मा जी मेरे सामने चुनाव किसको लड़वाएंगे, वर्मा जी का आपके सामने हमारा सबसे यंग लड़का लड़ेगा। यंग लड़का था मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था, 38 साल की एज, कितने साल की, मात्र 38 वर्षीय युवा, और मोहनलाल सुखाड़िया लड़ेगा। व्यास जी का सुखाड़िया की जितनी एज है ना, इतने साल पॉलिटिक्स करते हो गए, दाढ़ी में धोले आ गए मेरे, ये सुखाड़िया लड़ेगा मेरे सामने चुनाव। वर्मा जी का देख लेते हैं। आप साहब वोटिंग हुई, वोटिंग में वर्मा जी को वोट मिले 51, कितने मिले, सुखाड़िया जी को मिले 59। 8 वोटों से व्यास जी हार गए। व्यास जी को 2 साल बाद हटाया गया। 1954 में अपने तीसरे इलेक्टेड सीएम, पहली विधानसभा में तीसरे सीएम बन गए, कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। देखो अभी चुनाव हुए 2 साल हुए। 1952 में बने टीकाराम पालीवाल, 6 महीने बाद बन गए जयेंद्र नारायण व्यास, 2 साल बन गए। मतलब पहली विधानसभा के कार्यकाल ने कितने सीएम देख लिए, 3 सीएम देख लिए। मेरे कई बार कोई यूं पूछ लेता है तो यूं कहता है कि सर ये आप बात करते हो राजधानी को मान्यता नहीं मिली, फलान टिकट, क्यों नहीं मिली, क्या कारण थे इसके।
आजादी के टाइम में क्यों नहीं मिली जब बाकी भाषाओं को मिल गई? मैं मुस्कुराता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एकीकरण पढ़ना पड़ेगा। कि नेता सारे कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं यार। आपके पहले 2 साल में 3 सीएम, 50 से 52, 2 साल में 3 सीएम, अगले 52 से 54, 2 साल में 3 सीएम, 4 साल में हमने 6 सीएम देखे हैं। इसको हटाओ, उसको बिठाओ, इसको हटाओ, उसको बिठाओ। नेता के एक दिमाग में, रात को सो रहा हूं, सुबह तक सीट बचेगी कि नहीं बचेगी। वो नेता राजस्थान के विकास पे या राजस्थान के लिए कुछ लेने में या भाषा को मान्यता दिलाने में, इतिहास बचाने की बात कहां करेगा? बेचारा अपनी सीट बचाने में लगा हुआ था। अब सुखाड़िया जी बन गए 1954 में। कब बन गए? 1954, 38 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? कितने साल? अगले 17 साल तक सुखाड़िया जी रहे लगातार। कितने साल? कौन रहे? 55 साल। 38 में 17 जोड़ो 55, 55 में रिटायरमेंट ले लिया है। 55 में तो मुझे कई बार लगता है कि यदि कोई पॉलिटिक्स करे, पॉलिटिक्स में किसी को मौका मिले तो सुखाड़िया जी जैसा मिले। कि आप 38 साल में सीएम बनते हो, 17 साल लगातार सीएम रहते हो, लगातार, बीच में एक बार हटने की बात नहीं, और 55 में जाके तो आप रिटायरमेंट ले लेते हो। लोगों को 55 में एमएलए की टिकट मिलती है, फिर भी गांव में पोस्टर लगाते हैं, युवा दिलों की धड़कन। ऐसा धड़कन बंद होने वाली है खुद की। यही है 55 साल वाला ही। अपने कोई चुनाव लड़ता था, कहता युवा नेता है, युवा नेता है। युवा इसको कहते हैं। कि सुखाड़िया जी 38 में बने, 55 में तो टाटा बाय बाय कर दिया। और मैं कहता हूं सुखाड़िया जी 17 साल बाद में भी सीएम नहीं हटते। अपने कांड और हो गया। देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं? दूसरे राष्ट्रपति भी बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चौथे राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। लगातार 2 बार राजेंद्र प्रसाद, तो वैसे एक, और दूसरा आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा आपके जाकिर हुसैन। और कार्यकाल की दृष्टि से देखें तो चौथे। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बनते हैं, 2 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है। हमारे पहले प्रेसिडेंट जिनकी पोस्ट पर रहते हुए डेथ हो गई थी, वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का संविधान ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किसी वजह से खाली सीट कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट की तरह कार्य करेगा, और जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने पड़ेंगे। और जल्दी से जल्दी का मतलब है 6 महीने। क्या मतलब है? 6। उस समय अपने उपराष्ट्रपति हुआ करते, उनका नाम था वी गिरी। क्या नाम था? तो जाकिर हुसैन की डेथ हुई तो वी गिरी जी क्या काम करेंगे? राष्ट्रपति। अब साहब आपको चुनाव करना है, तो चुनाव के अंदर अपने तो पार्टियां भाग लेती है, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टियां भाग लेती है, तो पता आपको। जैसे इस बार भाई अभी अपने राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी बीजेपी की तरफ से थे, तो कांग्रेस वालों ने अपनी तरफ से खड़े किए थे यशवंत सिन्हा। ये थे मतलब कांग्रेस वालों की तरफ से यशवंत सिन्हा, और बीजेपी वालों की तरफ से द्रौपदी मुर्मू। तो अब बीजेपी वाले बैठ के मीटिंग तो करेंगे ना भाई, अपनी तरफ से कौन करना है। मीटिंग की होगी, सबने कहा भाई मुर्मू जी खड़ा कर दो। कौन खड़े हो गए? मुर्मू जी। उस समय कांग्रेस बड़ी पार्टी हुआ करती, तो कांग्रेस ने बेंगलोर में एक मीटिंग बुलाई। क्या मीटिंग बुलाई? 15 लोगों की मीटिंग, 15 बड़े लोगों की मीटिंग। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन है? उधर भी जोरदार बातें हुई। उधर अपने देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। 52 में चुनाव, नेहरू जी पीएम। 57 में चुनाव, नेहरू जी पीएम। 62 में चुनाव, नेहरू जी पीएम। 64 में नेहरू जी की डेथ हो गई। 64 में नेहरू जी की डेथ हुई। साहब अब पीएम किसको बनाया जाए? तो पीएम पद के लिए सबसे बड़े दावेदार थे मोरारजी भाई देसाई। कौन थे? मोरारजी भाई देसाई। पर मोरारजी भाई देसाई को पीएम नहीं बना के तब पीएम बना दिए गए लाल बहादुर शास्त्री। कौन बना दिए? मोरारजी भाई देसाई कैसे न कैसे करके साइड में लगा दिए गए। 2 साल बाद में शास्त्री जी की डेथ हो गई। और शास्त्री जी की डेथ हुई तो अब वापस पीएम का दावेदार कौन? मोरारजी भाई देसाई। पर इस बार फिर मोरारजी भाई देसाई को साइड में लगा के पीएम बना दिए गए इंदिरा गांधी। कौन बना दिए? क्योंकि उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे के कामराज। क्या नाम है? तमिलनाडु के एक बड़े नेता थे के कामराज। कामराज को पता था कि यदि मोरारजी भाई देसाई बन गए, तो मोरारजी भाई देसाई बहुत प्रभावशाली नेता थे, उप प्रधानमंत्री रहे हुए थे, वित्त मंत्री रहे हुए थे, बॉम्बे के मुख्यमंत्री रहे हुए थे। बॉम्बे बड़ा स्टेट था उस समय। बॉम्बे जैसे पैसे वाले स्टेट का मुख्यमंत्री कितना पावरफुल होता है। और यदि यह पीएम बन गया तो हम बाकी नेताओं की चलने नहीं देगा। तो उनको लगा कि नेहरू जी वाली लड़की को बना दो। इंदिरा गांधी बोलते नहीं थे ज्यादा, लड़की है, बच्ची है, ज्यादा बोलती भी नहीं है, और अपने तो कितने सीनियर है, इसलिए अपनी सारी बातें भी मानती रहेगी। और मोरारजी भाई देसाई के सामने किसका खड़ा करे? और किसी को खड़ा कर देंगे कि भाई इसको खड़ा कर दो प्रधानमंत्री पद के लिए, तो कोई मानेगा नहीं। अपने कहते थे नेहरू जी की लड़की ही चुनाव लड़ेगी, तो नेहरू जी की लड़की के नाम पे सारे शांति भी हो जाएंगे। इंदिरा गांधी का जैसे नाम लिया तो ज्यादातर लोग इंदिरा गांधी के पक्ष में आ गए, और इंदिरा गांधी जी क्या बन गए? अपने पीएम। मोरारजी भाई देसाई वापस रह गए। पर इंदिरा जी जब पीएम बने, पीएम बनने के बाद उन्होंने बताया कि वो कितनी बोलती है, और के कामराज की एक भी बात माननी बंद की। बूढ़ियों बूढ़ियों को सबको सल्टाया। अब कांग्रेस में जो बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हुए उनको इंदिरा गांधी को हटाना है, लेकिन इंदिरा गांधी हटने वाली नहीं। 67 में चुनाव हुए, चुनाव में वापस कांग्रेस जीत गई, इंदिरा जी वापस पीएम बन गए। अब वो उनकी चल नहीं रही, इंदिरा जी अपनी दिखा रहे हैं एकदम।
69 के अंदर ये हो जाता है, जाकिर हुसैन जी वाला हो जाता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, कांग्रेस की बेंगलुरु में मीटिंग है, कांग्रेस वालों ने सबने कहा हाँ भाई कौन बनना चाहिए राष्ट्रपति, 15 मेंबर बैठे इंक्लूडिंग पीएम, और सबने कहा कि भाई पर्ची पे लिख लिख के दे दो कौन बनना चाहिए। पर्ची पे लिख लिख के दिया गया, 14 पर्चियों पर एक नाम लिखा हुआ था, नीलम संजीवा रेड्डी। क्या लिखा हुआ था? नीलम संजीवा। उस समय लोकसभा के स्पीकर थे, इंदिरा गांधी जी पीएम है और नीलम संजीवा रेड्डी को लोकसभा के स्पीकर, और इंदिरा गांधी के नीलम संजीवा रेड्डी की आपस में नहीं बनती, इसलिए उन बूढ़ियों को सबको लगा कि इंदिरा के ऊपर नीलम संजीवा रेड्डी को बिठा दो राष्ट्रपति बना के, ताकि इंदिरा गांधी पे क्या करते रहेंगे, कंट्रोल करते रहेंगे। एक पर्ची पे लिखा हुआ था जगजीवन राम। क्या लिखा हुआ? भारत के बड़े दलित नेता हुए बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, वो एक पर्ची लिखी हुई इंदिरा गांधी की। किसकी लिखी हुई? इसका मतलब बाबू जगजीवन राम के पक्ष में केवल कौन? इंदिरा गांधी। सारे किसके पक्ष में? नीलम संजीवा रेड्डी। ऑब्वियसली बात है, 14 आदमी उधर है तो बाद में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे? नीलम संजीवा रेड्डी। इंदिरा गांधी का मन बड़ा खटा हुआ, भाई मैं आपकी क्लास में कोई प्रस्ताव रखूं और मेरे पक्ष में आपका एक ही वोट ना आए, आप सारे एक तरफ हो जाओ, तो मुझे बड़ा लगे ना कि यार मरा दिया यार, एक ही नहीं है अपने साइड में। इंदिरा जी अपने होटल के कमरे में जाके चुपचाप बैठ गए। इवन इंदिरा जी ऐसा प्लान कर रहे थे कि मैं रिजाइन कर देती हूँ, जब पार्टी में मेरी तरफ एक ही नहीं है तो मैं इस पार्टी की पीएम बन के क्या करूंगी, मैं क्या कर देती हूँ, रिजाइन। इंदिरा जी अंदर बैठे, उनका जो पीए है वो बेचारा बाहर चक्कर काटे, पीए को लगे रिजाइन करके तो अपनी नौकरी जाएगी, अपने करेंगे क्या। तो पीए के पास में कांग्रेस के 3 यंग एमपी गए, यंग एमपी गए, उन्होंने जाके कहा कि एक एमपी गए, उन्होंने जाकर कहा कि क्या हुआ मैडम, क्या कर रहे हैं? यार मैडम रिजाइन करने वाले। क्यों? यार मैडम को लगता है मेरी साइड में एक ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा। अरे अरे रिजाइन नहीं करना, हम साथ में खड़े, ये बूढ़े लोग साथ में नहीं, यंग सारे साथ में। उसने इन तीनों में से एक को कहा तू अंदर जाके बात कर ले। वो लड़का अंदर गया, एमपी था, यंग एमपी, और उसने जाकर कहा कि मैडम रिजाइन देने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों जेंटलमैन, क्यों नहीं दूं रिजाइन? क्योंकि आपके साइड में हम है, कांग्रेस के जितना यूथ है वो सारा आपके साथ में खड़ा है, इन बूढ़े लोगों की क्या बात माननी, ये तो आपके खिलाफ लोग है सारे के सारे। तो थोड़ा इंदिरा गांधी को हौसला आ गया, यार कुछ लोग तो इसका मतलब मेरे साथ में है, ठीक है, इनके वोट वहां नहीं पड़े, जहां इनके वोट पड़ेंगे वहां ये लोग मेरे साथ में आ जाएंगे, तो ठीक है मैं देखती हूँ, सोचती हूँ। इंदिरा जी दिल्ली आ गए, दिल्ली आने के तक भी उनके दिमाग में, और तो इंदिरा गांधी ने पूछा उस यंग एमपी से तो क्या करना चाहिए अपने को, तो कहा नीलम संजीवा रेड्डी के सामने आप अपना उम्मीदवार खड़ा कर दो। कांग्रेस करे नीलम संजीवा रेड्डी, आप कर दो मैं नीलम संजीवा रेड्डी को नहीं मानती, मैं मेरी तरफ से उम्मीदवार खड़ा कर दूं। इंदिरा गांधी ने कहा मतलब कांग्रेस में 2 उम्मीदवार, हाँ कांग्रेस का अलग आपका अलग, तो मेरे वाले को वोट कौन देगा मैडम? हम तो क्या तुम कांग्रेस वाले को वोट नहीं दोगे? उस यंग एमपी ने कहा ये भ्रष्ट आदमी नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में बैठ के दिल्ली प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करता है, इसको वोट देने से अच्छा है मैं मेरे वोट को अरब सागर में फेंक दूंगा, लेकिन इसको वोट नहीं दे के आऊंगा। तो इंदिरा गांधी को लगा कुछ यूथ अपने पक्ष में तो है, पर इंदिरा जी दिल्ली आने तक भी ये फैसला नहीं ले पाए कि नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ किसी को अपने को उम्मीदवार घोषित करना है, और कांग्रेस ने मिलकर उम्मीदवार किसको घोषित कर दिया? नीलम संजीवा रेड्डी। इंदिरा जी भी साइन करके आए कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे? नीलम संजीवा रेड्डी। इंदिरा जी घर पर आए, घर पर आए तो तीनों फिर सामने खड़े थे, मैडम हम कह रहे हैं ना हम आपके साथ है, प्लीज अपना उम्मीदवार खड़ा करो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। कैसे और कौन लोग? अरे मैडम पूरे यूथ साथ में, आप तो बगावत तो कीजिए बाकी देख लेंगे। तो मैडम को थोड़ा हौसला हुआ और मैडम ने घर पे आने के बाद कहा इंदिरा गांधी इसको उम्मीदवार नहीं मानती, मैं मेरा उम्मीदवार नया खड़ा कर रही हूं, मेरी तरफ से उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ही राष्ट्रपति के उम्मीदवार। अब कांग्रेस में 2 उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से कौन है? वीवी गिरी। राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं एमपी और एमएलए। कौन वोटिंग करते हैं? अब पूरे देश में कांग्रेस के एमपी एमएलए ज्यादा हुआ करते उस समय, अब कांग्रेस के एमपी एमएलए फंस गए बेचारे, वो नीलम संजीवा रेड्डी को वोट दें या वीवी गिरी को वोट दें, दोनों कांग्रेस के। तो पूछा भाई कांग्रेस के एमपी एमएलए ने, भाई हमें तो बताओ रे किसको वोट देना है? तो इंदिरा गांधी ने कहा अंतरात्मा की आवाज, अंदर वाले राम जी से पूछा जाए, अंदर का राम जी कहे नीलम संजीवा रेड्डी को, नीलम संजीवा रेड्डी, और अंदर से आत्मा कहे कि नहीं नीलम संजीवा रेड्डी को नहीं देना, वीवी गिरी को, तो किसको वोट दे? वीवी गिरी। अपने सुखाड़िया जी ने अंदर के अंतरात्मा से पूछा नीलम संजीवा रेड्डी या वीवी गिरी, सुखाड़िया जी के अंतरात्मा ने कहा कि नीलम संजीवा रेड्डी। इसलिए राजस्थान वाले कांग्रेस के ज्यादातर एमएलए वोट किसको देके? नीलम संजीवा रेड्डी। जीत गए वीवी गिरी। जीते कौन? वो 3 लड़के जो इंदिरा गांधी को कॉन्फिडेंस दे रहे थे, उनमें से एक आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, चंद्रशेखर। उनमें एक चंद्रशेखर आजाद। कौन बोला रहा है चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद भारत का प्रधानमंत्री बना था। तार गलत जुड़ जाते हैं तेरे चलते। तेरे बर्थडे के दिन 26 जुलाई को ऐसा क्या था कि तेरे तार यूं गलत जुड़े हुए रहते हैं? अच्छा ऐसे हो गया था कुछ, चल ठीक है। दूसरे जो बंदे थे आगे चलकर भारत के उपराष्ट्रपति बनते, उनका नाम था कृष्णकांत। क्या नाम था? एक आगे चलकर भारत के बहुत बड़े मंत्री बनते, मोहन धारिया। क्या नाम था? चंद्रशेखर, कृष्णकांत और मोहन
जो इंदिरा गांधी को उस समय कह रहे थे मैडम आप तो सामने खड़ा करो, मैडम बीबी गिरी को खड़ा कर गए, बीबी गिरी जीत गए। और जैसे ही बीबी गिरी जीते, इंदिरा गांधी को पता चला कि कांग्रेस मेरी है, इन बूढ़ियों की कांग्रेस में कोई औकात, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस अलग बना दी, कांग्रेस आई। अब जो कांग्रेस है, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है, कांग्रेस आई। उस कांग्रेस को इंदिरा गांधी ने तभी कह दिया था कि टाटा बाय बाय खत्म। वो कांग्रेस अलग बनी, कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन वाले लोगों की कांग्रेस अलग, इंदिरा की कांग्रेस अलग। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि लिस्ट बनाओ रे, कौन कौन अपने खिलाफ वोट दे के आया था। पता चला अपने खिलाफ वोट दे के आए थे मोहनलाल सुखाड़िया। इसलिए 71 में इंदिरा गांधी जी ने मोहनलाल सुखाड़िया को मैसेज किया कि सुखाड़िया जी राजी मते मुख्यमंत्री के पद से हट जाओ, अच्छी बात है, यदि राजी मते नहीं हटोगे तो बर्खास्त करेंगे। सुखाड़िया जी को लगा क्यों फालतू में बेइज्जती करवाई जाए, सुखाड़िया जी ने चुपचाप इस्तीफा दे दिया। पॉलिटिक्स कहती है कि यदि किसी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद करना हो, यदि किसी का पॉलिटिकल कैरियर, उसे राज्यपाल बना दो। क्या बना दो? भारत में राज्यपाल बनने पर कोई राजी नहीं होता, एक भी नेता राज्यपाल बन के राजी। जब भी किसी को राज्यपाल बनाया जाता है, लोग कहते हैं कि बधाई हो राज्यपाल बने। मैं बधाई मत दो, सांत्वना दो। ये आदमी अंदर कमरा बंद करके तकिया मुंह में लेके रो रहा है, आवाज और बार नहीं आ पा रही है। राज्यपाल कौन बनना चाहता है इस भारत के अंदर? कोई काम ही नहीं होता राज्यपाल के पास में। हर पॉलिटिशियन चाहता है सत्ता तो रहे हाथ में, राज्यपाल के पास क्या पावर होती है? कोई पावर नहीं होती। तो सुखाड़िया जी को साउथ इंडिया का राज्यपाल बना के भेजा उधर रहो। तो यदि इंदिरा गांधी वाला वो कांड नहीं हो, यदि उस समय सुखाड़िया जी वीवी गिरी को वोट दे दे, तो मुझे ऐसा लगता है सुखाड़िया जी आज भी राजस्थान के सीएम होते, मरते ही नहीं, अमर हो जाते सुखाड़िया जी। भाई 17 साल तो रह गया था, अगला आदमी आगे भी जल्दी से हटने वाले नहीं थे। तो पूछे राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, राजस्थान का सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, लिख लो। तो अपनी तरफ क्या देखना? सुखाड़िया जी कोष्टक में लिखो, क्या लिखोगे देखता हूं मैं। राजस्थान के सबसे क्या थे? युवा मुख्यमंत्री, यंगेस्ट सीएम ऑफ राजस्थान। दूसरा लिख लो, राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। 17 साल यार किसको कहते हैं लगातार। 54 में बने, 71 तक, लिख लो कोष्टक में। ठीक है, अब 71 में सुखाड़िया जी को तो हटा दिया। अब क्या किया जाए साहब? अब किसको बनाए? लंदन के किसी होटल के एक कमरे का फोन घनघनाता है, उधर से सामने से कोई बंदा फोन उठाता है, इंडिया की तरफ से आवाज जाती है कि भाई साहब से बात करवाई जाए। वो बंदा कहता है भाई साहब अभी वॉशरूम में है। जैसे ही भाई साहब आए, उनको कहना कि मेरा फोन आया था। जैसे ही भाई साहब बाहर आते हैं, उसने कहा भाई साहब इंडिया से फोन आया हुआ था। भाई साहब वापस फोन मिलाते हैं, भाई साहब फोन कहते हैं हाँ भाभी जी क्या कर रहे थे। सामने से आवाज आती है कि भाई साहब फटाफट जयपुर जाओ और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाओ। उधर से जो भाई साहब बोल रहे हैं उनका नाम है बरकतुल्ला खान। क्या नाम है? इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के दोस्त, फिरोज गांधी के दोस्त बरकतुल्ला खान है। इसलिए सुखाड़िया जी को हटा के राजस्थान के सीएम कौन बना दिए गए? देख लो, बरकतुल्ला खान। कौन बना दिए गए? तो शुरुआत वाले 3-4 याद रखना आपने। तो पहली विधानसभा में 3 बन गए। पहली विधानसभा में 3 कौन कौन बन गए? हीरालाल, सॉरी, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल। फिर सुखाड़िया जी एक बार बैठे जो हटे ही नहीं, 17 साल बाद सुखाड़िया जी हटे, तब कौन बनाए गए? फिर बरकतुल्ला खान के बाद चुनाव हुए। बरकतुल्ला खान जी को पहले तो यूं बना दिया सीधा, चुनाव हुए, चुनाव में भी कांग्रेस वापस जीत गई। 71 में बांग्लादेश अलग हुआ था, देश में कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल था, कांग्रेस वापस जीत गई। जीत गए तो वापस सीएम कौन बन गए? बरकतुल्ला खान। पर इतने में बरकतुल्ला खान साहब की डेथ हो गई, तो कांग्रेस ने सीएम बनाया हरिदेव जोशी। किसको बनाया? डूंगरपुर प्रजामंडल पढ़ा था हमने। इतने में देश में लगे आपातकाल। आपातकाल के बाद 77 में चुनाव हुए, पहली बार नॉन कांग्रेस सीएम बने। कौन बने? भैरव सिंह शेखावत। कौन बने? 80 में भैरव सिंह शेखावत वाली गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया। वापस चुनाव हुए, वापस चुनाव के अंदर कांग्रेस वापस आई, वापस सीएम बने हरदेव जोशी। जोशी जी की और राजीव गांधी से बननी बंद हो गई, तो जोशी जी को हटाया और जोशी जी को हटा के अपने राजस्थान में सीएम बनाए गए शिवचरण माथुर। कौन बनाए गए? शिवचरण माथुर से राजस्थान संभला नहीं, तो उनको हटा के बनाए गए हीरालाल देवपुरा। कौन बनाए गए? बीच में थोड़े टाइम के लिए रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया रहे, हरदेव जोशी आए, शिवचरण माथुर वापस आ गए हीरालाल देवपुरा।
हीरालाल देवपुरा से संभला नहीं तो किसको दिया जाए कि साहब हरदेव जोशी को बनाना पड़ेगा और किसी से संभलेगा नहीं, तो वापस कौन बनाएंगे? हरदेव जोशी। कितनी बार हो गए? 3 बार। वापस चुनाव है, इस बार चुनाव में वापस जीत गए भैरव सिंह शेखावत, सरकार वापस बर्खास्त हो गई, वापस चुनाव है, वापस जीत गए भैरव सिंह शेखावत, 5 साल रहे, 5 साल बाद चुनाव है, इस बार जीत गए अशोक गहलोत। कौन जीत गए? फिर जीत गए वसुंधरा, फिर जीत गए अशोक, फिर जीत गए वसुंधरा, फिर जीत गए अशोक, फिर भजनलाल जी। आगे बात समझ में? तो राजस्थान पॉलिटी पढ़ोगे वहां पढ़ लो, शुरुआत वाले 3-4 दिमाग में याद रह जाएगा। अब लिखो 7वां चरण। सातवां चरण बन चुका है, पूरा राजस्थान बना हुआ था, केवल सिरोही का आधा भाग जो है वो अपना बॉम्बे के पास में पड़ा है, बाकी पूरा हो चुका था, हम भी चुपचाप बैठे थे। साउथ इंडिया में एक स्टेट बनाया गया था, उसका नाम था मद्रास। क्या नाम था स्टेट का? और उसमें 2 स्टेट कंबाइंड थे आज के रूप में देखें, बड़े बड़े, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से? एक हिसाब से तेलंगाना भी मान लो, क्योंकि आंध्र प्रदेश को तोड़ के क्या बनाया गया? तेलंगाना। तो तेलंगाना चलो आंध्र प्रदेश से मिला, तो उस हिसाब से उस टाइम के हिसाब से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन दोनों को मिला के स्टेट बनता। स्टेट कौन सा था? मद्रास। स्टेट का नाम भी मद्रास, राजधानी भी मद्रास, राज्य का नाम भी मद्रास, राजधानी भी मद्रास। अब बताओ मद्रास तमिलनाडु की साइड में पड़ता है आंध्र प्रदेश की साइड में? तमिलनाडु की साइड में। तो यदि मद्रास राज्य है तो उसमें तमिलों की चलेगी, आंध्र प्रदेश वालों की चलेगी? इसलिए आंध्र प्रदेश वाले भाषा बोलते हैं तेलुगु। कौन से बोलते हैं? तो तेलुगुओं को लगा रहा हमारी जो चलती नहीं है, चलती किसकी है? तमिलों की, इसलिए इनके बीच तमिल तेलुगु वाला क्लेश। और तेलुगु कहे हमारा राज्य अलग से बनना चाहिए, और नेहरू जी कहे कि अलग से राज्य बनाएंगे नहीं, भाषा के आधार पर किसी राज्य का निर्माण नहीं किया जाए। तो वहां आंध्र प्रदेश में एक नेता थे श्रीपोटी रामल्लू, क्या नाम था? वो बैठ के भूख हड़ताल। नेहरू जी ने कहा भले कुछ ही कर लो, मैं भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाऊंगा तो नहीं बनाऊंगा। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीपोटी रामल्लू शहीद हो गए। और जैसे ही श्रीपोटी रामल्लू शहीद हुए, भाई तेलुगुओं ने तमिलों को पीटना शुरू किया। जो भी आंध्र प्रदेश की साइड में को तमिल दिखे, कूटो उनको, रोडवेज बसों से उतार उतार के बसों की आग लगा दी गई, भयंकर दंगे हुए वहां पर। इसलिए नेहरू जी शाम तक ही जाते जाते नेहरू जी ने कहा भाई रुको रे, राज्य नया आंध्र प्रदेश। तो 1953 में एक भाषा के आधार पर राज्य कौन सा बना दिया गया? जब आंध्र प्रदेश बनाया तो बाकी लोगों ने कहा कि भाई साहब हमारी क्या गलती है। अब हिंदी बोलने वालों ने कहा कि हम पंजाबी बोलने वालों के साथ नहीं रहेंगे, हरियाणा गए पंजाब से अलग करो। अब गुजरातियों ने कहा कि हम इन मराठी बोलने वालों के साथ नहीं रहेंगे, गुजरात के हमें इस महाराष्ट्र से अलग किया जाए। अब पहाड़ पे रहने वाले लोगों ने कहा कि हम इन नदी वालों के साथ नहीं रहेंगे, हिमाचल प्रदेश कह रहा है हमें पंजाब से अलग किया जाए। अब उधर नागों ने कहा इन कपड़े पहनने वालों से हमें अलग किया जाए, अलग से राज्य बनाया जाए नागालैंड। कौन सा बनाया जाए? चारों तरफ ये सब सिस्टम चल रहा है। तो नेहरू जी को लगा यार वास्तव में और दंगे हो जाएंगे कई जगह। तो नेहरू जी ने कहा भाई वल्लभ भाई पटेल राज्यों का गठन करके गए थे। क्या करके? फॉर्मेशन करके गए, हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, किसी भी काम में गलती हो सकती है, पटेल साहब वाले में यदि कोई थोड़ी बहुत कमी बेसी रह गई, उस कमी बेसी को दूर कर लेते हैं। इसलिए 1953 में एक कमीशन बना दिया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बना दिया? कौन सा कमीशन बनाया? और राज्य पुनर्गठन आयोग को कहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग तू बता क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे तू कहेगा वैसे कर लेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग दिल्ली में बैठ गया, 3 मेंबर थे उसमें। कितने मेंबर थे? वो 3 दिल्ली में बैठे, उन्होंने कहा भाई भारत के लोगों, जिसको लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है आओ हमारे पास, बताओ तुम्हारा चेंज किया जाएगा। तो राजस्थान वालों के दिमाग में यार अपने साथ भी धोखे में, बड़े बड़े धोखे में। तो राजस्थान वाले गए राज्य पुनर्गठन आयोग के पास और अपने वालों ने जाके कहा भाई साहब ये अबू देलवड़ा क्या कर रहे हैं, ये हमारे हैं, ये गुजरात के पास कैसे हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा अबू देलवड़ा तुम्हारे वापस। इसलिए मिल गए क्योंकि वल्लभ भाई पटेल मर गए थे। यदि वल्लभ भाई पटेल जीवते होते तो अबू देलवाड़ा आज भी अपने को मिलते। तो ये अबू देलवाड़ा, ये बाकी जो सब कुछ मिला, ये कौन से चरण में मिला अपने को? 7वें चरण। कौन से आयोग की सिफारिश के आधार पर? राज्य पुनर्गठन आयोग। लिखो, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, डैश लगा दो, 1 2 3 4 लगा के लिखना है ना, 1 नंबर लगा के लिखो। आबू व देलवाड़ा राजस्थान में मिला दिया गया। आबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन राजस्थान। आबू व देलवाड़ा राजस्थान में मिला दिया गया, मिला दिए गए।
Abu and Delwada were merged in Rajasthan. आबू और देलवाड़ा राजस्थान में मिला दिए गए. आबू और देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन राजस्थान. फिर हमने एक और कहा, हमने कहा राज्य पुनर्गठन आयोग प्लीज थोड़ा इधर भी देखो. ये है हमारा राजस्थान, ये भी है हमारा राजस्थान, और इसके बीच में पड़ा है अजमेर मेरवाड़ा. बीच में क्या है? राजस्थान से राजस्थान में जाने के लिए दूसरा स्टेट क्रॉस करना पड़ता है. एक राज्य के बीच में आपने ये कैसे बना रखा है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा भाई ये तो गलत है, और ये कैसे हो सकता है, बीच में कैसे रख देगा, इसको भी आप राजस्थान में मिला दो. तो अजमेर मेरवाड़ा भी किस में मिला दिया गया? देख लो, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया. अजमेर मेरवाड़ा वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान. अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया. अजमेर मेरवाड़ा वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान. आपने राजस्थान की बाउंड्री टच करती थी एमपी की, किसके करती? एमपी. और एमपी का एक गांव था, उस गांव का नाम था सुनील टप्पा. क्या नाम था? कौन से राज्य का गांव है? लेकिन वो अपनी तरफ आ रहा था, अपनी बाउंड्री के अंदर आ रहा था. तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा यार तुम ले लो, ताकि मैप थोड़ा सही हो जाएगा तुम्हारा. तो एमपी का कौन सी जगह ली अपने? लिख लो, मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा. सुनील टप्पा ऑफ एमपी. मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा. सुनील टप्पा ऑफ एमपी. मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाया गया. वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान. राजस्थान में मिलाया गया, वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान. तो एमपी वाले रोए, एमपी वालों ने कहा यार किसी का नाम यदि सुनील टप्पा है तो तुम उसको टप्पा खिला लोगे, तुम अपने साइड में मिला लोगे. तो हमने कहा एमपी रो मत, तेरे को बदले में एक जगह वापस देंगे. तो हमने हमारी एक जगह एमपी को वापस दी, सिरोंज. कौन सी दी? तो राजस्थान की कौन सी जगह एमपी को दे दी गई? लिख लो, राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया. सिरोंज ऑफ राजस्थान वॉज गिवन टू एमपी. राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया. सिरोंज ऑफ राजस्थान वॉज गिवन टू एमपी. 4 चेंज हुए हैं कुल मिला के. बॉम्बे से हमने क्या ले लिया? हमारे आबू और देलवाड़ा. एक चीफ कमिश्नर हमने मिला ली, वो कौन सी है? अजमेर मेरवाड़ा. एमपी से हमने क्या लिया? सुनील टप्पा. एमपी को हमने क्या दिया? ये सब किसकी सिफारिश के आधार पर हो रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. ये सब कुछ कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 1956. कब हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण पूरा कब होता है? लाइन चेंज करके नीचे लिखो. ये हो गए 4 पॉइंट लिखने अलग से. अब पॉइंट मत लगाना, सीधा अलग लिखो. 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, ऑन 1 नवंबर 1956 एडी. 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, ऑन 1 नवंबर 1956 एडी, राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ. इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वॉज कंप्लीटेड. राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ. इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वॉज कंप्लीटेड. राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ. इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वॉज कंप्लीटेड. कब हो रहा है इंटीग्रेशन कंप्लीट अपना? 1956. तो बताओ 1956 में अपने सीएम कौन थे? यार अभी तो कहानी बताई मैंने. 54 से 71 तक हमारे सीएम कौन थे? तो 54 से 71 तक रहते हैं, 56 बीच में आएगा. तो 56 में भी कौन होंगे? देखो, इस समय मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे. दिस टाइम मोहनलाल सुखाड़िया वो सीएम ऑफ राजस्थान. इस समय मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे. दिस टाइम मोहनलाल सुखाड़िया वो सीएम ऑफ राजस्थान. मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री थे. अच्छा, हमने कहा कि ये सारे किसकी सिफारिश के आधार पर हो रहे थे? राज्य पुनर्गठन आयोग. तो राज्य पुनर्गठन आयोग को जाके बताना तो पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना. तो अपने सबसे बड़ा मुद्दा तो अबू देलवाड़ा वाला था, क्योंकि अबू देलवाड़ा वल्लभ भाई पटेल उधर मिला के चले गए थे. अब छेड़ना इतनी सरल बात है नहीं. तो हमारी राजस्थान सरकार ने काम किया, 2 लोगों को दिल्ली भेजा कि अबू देलवाड़ा की बात करो. जिन 2 लोगों को दिल्ली भेजा, ये 2 लोगों की समिति बनाई, उसके अध्यक्ष थे मुनि जिनविजय सूरी. कौन थे? नाम बोलो दे. क्या? बहुत बड़े जैन मुनि वे, उतने अच्छे इतिहास के विद्वान. मुनि जिनविजय सूरी जैन विद्वान थे, इतिहास के जानकार थे. इनको कहा कि आप जाओ और आप जाके भारत सरकार को कहो कि देलवाड़ा में जैनों के मंदिर हैं और वो राजस्थान का है, उसका बॉम्बे से कोई लेना देना स्टोरी ना हो, थोड़ी बातें ढंग से समझा पाओगे. एक समिति बनाएगी, किसके नेतृत्व में? किसको मिलाने के लिए? तो कोई पूछे अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए हमारी तरफ से जो समिति बनी हुई, समिति कौन सी थी? मुनि जिनविजय सूरी समिति. कौन सी? देखो,
आबू व दिलवाड़ा के विलय के लिए, फॉर मर्जर ऑफ आबू एंड दिलवाड़ा, आबू व दिलवाड़ा के विलय के लिए, फॉर मर्जर ऑफ आबू एंड दिलवाड़ा, मुनि जिनविजय सूरी समिति का गठन किया गया था। मुनि जिनविजय सूरी कमेटी वॉज फॉर्म्ड। मुनि जिनविजय सूरी समिति का गठन किया गया था। मुनि जिनविजय सूरी कमेटी वॉज फॉर्म्ड। मुनि जिनविजय सूरी समिति का गठन किया गया था। मुनि जिनविजय सूरी कमेटी वॉज फॉर्म्ड। मुनि जिनविजय सूरी समिति का गठन किया गया था। एक इतिहासकार में अपने बहुत बड़े, उनका नाम रहा है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? वो भी समिति के सदस्य थे। लिखो, इतिहासकार दशरथ शर्मा भी समिति के सदस्य थे। हिस्टोरियन दशरथ शर्मा वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस कमेटी। इतिहासकार दशरथ शर्मा भी समिति के सदस्य थे। हिस्टोरियन दशरथ शर्मा वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस कमेटी। इतिहासकार दशरथ शर्मा भी समिति के सदस्य थे। हिस्टोरियन दशरथ शर्मा वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस कमेटी। तो कोई पूछे कि भाई आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए और दो लोग गए थे, दिल्ली गए थे, तो कौन कौन गए थे? दो लोग, मुनि जिनविजय सूरी और दशरथ शर्मा। मुनि जिनविजय सूरी के नाम के नीचे अंडरलाइन करो, याद रखना। मुझे याद है 2013 का प्रीलिम्स था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। क्या क्वेश्चन बोलो देखे? इनमें से कौन सा एक विद्वान कुंभा के दरबार में, आपने तो कुंभा पढ़ा भी नहीं, कुंभा नहीं पढ़ा। अब उसने ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया सोमदेव सूरी, एक लिखा सोम सुंदर सूरी, एक लिखा तिल्ला भट्ट, एक लिखा मुनि जिनविजय सूरी। कौन नहीं रहा दरबार में? मुनि जिनविजय सूरी। आप नहीं जानते कुंभा को, आप नहीं जानते कि सोम सुंदर सूरी उसके दरबार में था कि नहीं था, सोम सूरी उसके दरबार में था कि नहीं था, तिल्ला भट्ट उसके दरबार में था कि नहीं था, पर आप पक्का जानते कि मुनि जिनविजय सूरी तो नहीं थे, क्योंकि मुनि जिनविजय सूरी आजादी के टाइम है, कुंभा 500 साल पहले हो गया, तो कम से कम ये तो उनके दरबार में। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछने वाले का उद्देश्य ये नहीं है कि कुंभा के दरबारियों को तुम जानते हो कि नहीं जानते, उसका उद्देश्य है तुम मुनि जिनविजय सूरी को जानते हो कि नहीं जानते, कि वो कितने बड़े आदमी थे, उनकी बात तुम्हें पता है क्या? याद रहेगा। तो मुनि जिनविजय सूरी कौन थे? बड़े जैन विद्वान थे, इतिहास के जानकार थे। आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए हमारी तरफ से जो कमेटी बनी उसके क्या थे? अध्यक्ष। उस कमेटी में एक मेंबर और थे, वो कौन थे? हम अभी पढ़ रहे हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया था। अजमेर मेरवाड़ा पहले क्या था? पहले एक चीफ कमिश्नर ही था। वो क्या था? वो अलग से एक चीफ कमिश्नर ही हुआ करता था। चीफ कमिश्नर इसलिए क्योंकि वहां चीफ कमिश्नर बनता था, इसलिए नाम ही क्या हो गया उसका? चीफ कमिश्नर। अलग ही छोड़ दिया, हमने कहा भाई अलग ही छोड़ दिया जाए इसको, चीफ कमिश्नर को। हुआ क्या था, जब अपना देश आजाद हुआ तो संविधान सभा में जब मीटिंग वगैरह हुई तो हमने भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार राज्यों के नाम दिए हमने, ABCD। कौन कौन से? ABCD। ए में वो राज्य जो अंग्रेजों के अधीन हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंस। क्या मिलाएंगे? जैसे बंगाल अंग्रेजों का था, जैसे पंजाब अंग्रेजों का था, जैसे बॉम्बे अंग्रेजों का था, जैसे मद्रास अंग्रेजों का था। ये तो किसमें डाल दिए गए? ए। और इनके अंदर जो हेड हुआ करता, हेड ऑफ स्टेट होता, उसको बोलते हैं राज्यपाल। क्या बोलते? या आज की भाषा में इंग्लिश में अपने कहते गवर्नर। या तो राज्यपाल होता है, क्या होते? गवर्नर। बी में वो स्टेट बनाए गए जो पहले राजाओं के थे लेकिन बाद में भारत में मिला दिए गए। भारत में मिला दिए गए तो उनको बाद में स्टेट बनाया गया। ये अपने प्रिंसली स्टेट्स, जैसे अपना राजस्थान, तो राजस्थान ए का है बी का है? क्योंकि अपने अंग्रेजों वाले भारत के थे। और अपने यहाँ राज्यपाल नहीं बनता था, हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं, अपने यहाँ क्या बनते? कौन बनते? राज प्रमुख बना करते थे। सी में वो मिलाए गए जो अंग्रेजों के टाइम में चीफ कमिश्नरी हुआ करते, जैसे अजमेर मेरवाड़ा, तो यहाँ पर क्या बना दिए गए आपके? चीफ कमिश्नरी। डी में अकेला एक स्टेट हुआ करता, अंडमान निकोबार। कौन सा था? वो अलग द्वीप पड़ा था, तो अंडमान निकोबार को डी में रखा। बाकी अंग्रेजों के राज्य जो थे वो तो किसमें? ए। अंग्रेजों की चीफ कमिश्नरियां सी। राजाओं वाले जो राज्य थे किसमें थे? बी। डी में कौन सा डाला गया? तो अपने वाला अजमेर भी किसमें आया करता था? सी। अब अजमेर चीफ कमिश्नरी थी, चीफ कमिश्नरी थी तो बाद में कहा भाई आजादी के बाद अब इसका क्या करें, तो कहा चीफ कमिश्नरी पड़े रहने दो और यहाँ पर एक विधानसभा बना दो। क्या बना दो? जैसे राजस्थान में लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी। वहां की विधानसभा को बोला करते धारासभा। क्या बोलते? तो अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा थी उसको क्या बोलते? जैसे मैं अभी बता रहा था कि राजस्थान की विधानसभा मेंबर थे 160, कितने थे? और इस अजमेर वाली धारासभा में मेंबर थे 30। कितने मेंबर थे? अब यदि विधानसभा होगी तो मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ेगा। तो अजमेर मेरवाड़ा के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? याद आ गए आपके?
तो अब कोई पूछ ले कि जब तक राजस्थान में नहीं मिलाया गया था अजमेर मेरवड़ा, तब तक वो क्या था? एक चीफ कमिश्नरी। क्या था? वहां पे 30 सदस्यों की क्या हुआ करती थी? धारा सभा। और वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर मेरवड़ा पहले एक चीफ कमिश्नरी था। अर्लियर अजमेर मेरवड़ा वो जो चीफ कमिश्नरी, अजमेर मेरवड़ा पहले एक चीफ कमिश्नरी था। अर्लियर अजमेर मेरवड़ा वो जो चीफ कमिश्नरी, अजमेर मेरवड़ा पहले एक चीफ कमिश्नरी था। अर्लियर अजमेर मेरवड़ा वो जो चीफ कमिश्नरी तथा यहाँ 30 सदस्यों की एक धारा सभा होती थी। एंड देयर वो जो धारा सभा विथ 30 मेंबर्स, तथा यहाँ 30 सदस्यों की एक धारा सभा होती थी। एंड देयर वो जो धारा सभा विथ 30 मेंबर्स, तथा यहाँ 30 सदस्यों की एक धारा सभा होती थी। एंड देयर वो जो धारा सभा विथ 30 मेंबर्स, 30 सदस्यों की एक धारा सभा होती थी। तथा हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवड़ा के मुख्यमंत्री थे। एंड हरिभाऊ उपाध्याय वो सीएम ऑफ अजमेर मेरवड़ा, तथा हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवड़ा के मुख्यमंत्री थे। हरिभाऊ उपाध्याय क्या थे? अजमेर मेरवड़ा के मुख्यमंत्री थे। अब बात आई कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि अजमेर मेरवड़ा राजस्थान के बीचों बीच पड़ा है और किसी भी स्टेट को इसे 2 टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। अब राजस्थान से राजस्थान में जाने के लिए अजमेर मेरवड़ा क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए अजमेर मेरवड़ा को किसमें मिला दिया जाए? राजस्थान। और एक आदमी खड़े उन्होंने कहा ये क्या तरीका है? यदि अजमेर मेरवड़ा को राजस्थान में मिला दिया गया तो अजमेर मेरवड़ा का डेवलपमेंट ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा? उनका भाई साहब स्मॉल स्टेट जो होते हैं ना, उनका डेवलपमेंट तेज गति से होता है, और जो बड़े स्टेट होते हैं उनका डेवलपमेंट इतना तेज गति से, राजस्थान बड़ा स्टेट है, इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा। अजमेर मेरवड़ा छोटा स्टेट है, इसलिए डेवलपमेंट तेज होगा। पर यदि अजमेर मेरवड़ा राजस्थान में मिल गया तो फिर जो राजस्थान का डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, अजमेर मेरवड़ा का भी बंद हो जाएगा। लोग मुस्कुराए, लोगों ने कहा कि भाई साहब अजमेर मेरवड़ा का तो डेवलपमेंट रुके नहीं रुके, आपका पक्का रुकेगा। क्योंकि विरोध करने वाले आदमी थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? और हरिभाऊ उपाध्याय इस बात को जानते थे कि यदि अजमेर मेरवड़ा राजस्थान में मिला तो मेरे को सीएम कोई नहीं बनाएगा। बोले छोटा सा स्टेट है पर सीएम तो थे, कुर्सियां चाहिए कुर्सियां। आज हरिभाऊ उपाध्याय मध्य प्रदेश के थे। कहां के थे? आपको अजमेर लाके सीएम बना दिया। अभी आपको अजमेर अलग और रखना है। लिखो, स्टार लगा के लिखो, 15-20 लिचड़पना जाहिर रहे। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवड़ा के विलय का विरोध किया था। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवड़ा के विलय का विरोध किया था। हरिभाऊ उपाध्याय अपोज्ड मर्जर ऑफ अजमेर मेरवड़ा, अजमेर मेरवड़ा के विलय का विरोध किया था। अजमेर मेरवड़ा के विलय का क्या किया था? विरोध किया था। पर भाई राज्य पुनर्गठन आयोग ने कर दिया तो कर दिया, क्या करते अब? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने नया, पहले तो कहा अजमेर को मिलने नहीं दूंगा, अब मिल गया तो कहा मेरे को राजस्थान का सीएम बनाओ। लोगों का दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम कैसे बन सकते हो? सुखाड़िया सीएम बना हुआ है, सुखाड़िया जी सीएम रहेंगे कि नहीं मैं सीनियर हूं, मैं सीएम बनूंगा, वोटिंग करवा लो मेरे और सुखाड़िया में। तो जयनारायण व्यास ने साइड में ले जाके समझाया कि वोटिंग करवा मत लेना, छोरा बदमाश है ये, मेरे अभी धोड़ों में धूड़ पड़ी है, सफेद आ रखे उनमें धूड़ फेंक दी इसने, तेरी और बेइज्जती होगी। तो बाद में हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा चलो सीएम नहीं बनूंगा। तो अब एक नई राग आपने शुरू की, अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाओ। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में एजीजी ऑफिस कहां हुआ करता? ये तो ठीक है 49 में जब आप जयपुर को राजधानी बना रहे थे तब अजमेर राजस्थान में था ही नहीं। उस समय यदि अजमेर राजस्थान में होता तो स्वाभाविक रूप से राजधानी कौन सी होती? अजमेर। तो अब जब अजमेर राजस्थान में मिल गया तो राजधानी भी कौन सी होनी चाहिए? अजमेर। सरकार फंस गई। सरकारें जहां भी फंसती है वहां पे समितियां बनाती है, क्या करती है? देखो, अजमेर, जयपुर तथा अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड अजमेर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड अजमेर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड अजमेर रिगार्डिंग कैपिटल। अतः इसके समाधान के लिए सो टू रिजॉल्व इट, अतः इसके समाधान के लिए सो टू रिजॉल्व इट एक समिति का गठन किया गया था। ए कमिटी वाज फॉर्म्ड, एक समिति का गठन किया गया था। ए कमिटी वाज फॉर्म्ड।
लिखो समिति के सदस्य, मेंबर्स ऑफ कमेटी। कौन कौन मेंबर है बताओ देखे? सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन, बी के गुहा। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे बताओ? देख लो आगे अध्यक्ष। तो अब कोई पूछे जयपुर जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था तो कमेटी कौन सी बनी? बी आर पटेल। जयपुर अजमेर में विवाद था तो कमेटी कौन सी बनी? सत्यनारायण राव। बी आर पटेल कमेटी में 2 मेंबर और कौन कौन थे? पी सी पुरी और एस पी सिन्हा। सत्यनारायण राव कमेटी में 2 मेंबर और कौन कौन है? वी विश्वनाथन और बी के गुहा। नीचे लाइन चेंज कर लिखो। इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, डैश लगा दो नीचे 1 2 3 4 लगा के लिखेंगे। 1 नंबर लगा के लिखो, राजधानी बराबर जयपुर, कैपिटल जयपुर। क्या गया भाई साहब? राजधानी चेंज नहीं कर सकते अब। 49 में राजधानी बन गई थी, अब आ गया 56, 7 साल हो गए। 7 साल में जयपुर में राजधानी में जो जो चीजें होनी चाहिए हमने सब डेवलप कर लिए। विधानसभा होनी चाहिए, विधानसभा है। सेक्रेटेरिएट होनी चाहिए, सेक्रेटेरिएट है। IAS के बंगले, मंत्रियों के घर, MLA, मुख्यमंत्री, राज्यपाल भवन, सब कुछ बना लिया। और अचानक आप कहते हो कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरी पूरी जो मशीनरी है वो कहाँ शिफ्ट किया जाए? अजमेर। ये किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है, इसलिए राजधानी को तो शिफ्ट करेंगे नहीं। और अब अजमेर का क्या करो आप? अजमेर वालों का आ गया कि भाई साहब पूरे 65% का हिसाब आपको देते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा का पूरा किसको दिया जाए? अजमेर। लिख लो, राजस्व विभाग बराबर अजमेर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग अजमेर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अजमेर, राजस्व विभाग अजमेर। तो अब बाकी ने कहा गया अच्छा मतलब जोधपुर हल्ला मचाए तो हाई कोर्ट, अजमेर हल्ला मचाए तो रेवेन्यू। तो भाई साहब हमने कौन सी मोरनी के बाटे मारे हैं, हम क्यों नहीं बन सकते? तो लगा गया यार बाकी वाले और करेंगे, तो बाकी वालों को भी फिर शांत किया गया। और क्या गया? बीकानेर वाले पूरे राजस्थान को पढ़ाएंगे। लिखो, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर। तो शिक्षा विभाग किसको दिया गया? बीकानेर। इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूं भाई, संविधान में लिखा हुआ है कि बीकानेर वाले राजस्थान को पढ़ाएंगे, वरना किसका जीव करता है सुबह 7 से 7 बजे तक खड़े होने का? पर संविधान का पालन करना चाहिए। मैं संविधान का पालन करता हूं, एक जिम्मेदार नागरिक हूं। संविधान ने लिखा है कि बीकानेर वाले राजस्थान को पढ़ाएं, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलो। क्या क्या? भरतपुर वाले पूरे राजस्थान को खेती करना सिखाएंगे। कृषि अच्छी होती है इस साइड में, तो लिखो कृषि विभाग भरतपुर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भरतपुर। पूर्वी राजस्थान में खेती अच्छी हो रही थी, पश्चिमी राजस्थान तो जिंदाबाद था। तो तुम सिखाओ खेती करने, तो कृषि विभाग किसको दिया गया? इधर कोटा साइड में वन वगैरह ज्यादा है, तो वन एवं सहकारी विभाग कोटा को दिया गया। लिखो, फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, वन एवं सहकारी विभाग कोटा, फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, वन एवं सहकारी विभाग कोटा, फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, वन एवं सहकारी विभाग किसको दिए गए? इन सबको बांट रहे थे तो पास में आवाज आएगी 734 में बप्पा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की। भाई साहब ये विलय पत्र फाड़ रहे हैं हम, मेवाड़ जिंदाबाद था, जिंदाबाद। अरे प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। खनन विभाग उदयपुर, माइनिंग, खनिज ज्यादा होते हैं भाई साहब आपके। खनन विभाग उदयपुर, माइनिंग डिपार्टमेंट उदयपुर। जैसे पोपा भाई की पोल समझ रखी है क्या? सबको दे रहे हो, हमें कुछ ही नहीं दे रहे। तो राजधानी तो क्या रख दी गई? जयपुर। रेवेन्यू किसको दे दिया गया? अजमेर। एजुकेशन किसको दे दी? बीकानेर। एग्रीकल्चर किसको दे दी? भरतपुर। फॉरेस्ट और कोऑपरेटिव किसको दे दिए? कोटा। और माइनिंग किसको दे दी गई? किसको दे दी गई? उदयपुर। ये कुल मिला के हो गया अपना ना। राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक सिफारिश और दी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा, बीच में कहां लगाए अपन ने? 4 राज्य बताए थे मैंने, 4 प्रकार के राज्य होते, 4 प्रकार के राज्य। पहले जब तक राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बना था तब तक राज्य कितने प्रकार के थे? 4। पहले में वो जो अंग्रेजों के टाइम में राज्य थे, दूसरे में वो जो राजाओं की रियासतें थी बाद में भारत में मिलाई गई, तीसरे में वो जो अंग्रेजों के टाइम में चीफ कमिश्नरी थी, और चौथे में अकेला कौन सा था? अंडमान।
इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह भी कहा कि वैसा भी ऐसे मत करो, तो कैसे ए और बी दोनों को मिला दो और मिला के इनको बोलो राज्य, क्या बोलो, स्टेट। इस सी और डी को मिला दो और इसको मिला के बोलो यूटी, यूनियन टेरिटरी, क्या बोलो इनको, केंद्र शासित प्रदेश। मतलब भारत में 4 प्रकार के नहीं होंगे, कितने प्रकार के होंगे, 2, या तो होंगे स्टेट या होंगे यूनियन टेरिटरी, या तो होंगे राज्य या होंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 प्रकार के कर दिए गए। इसका मतलब बी को किससे मिला दो, ए में, और डी को किससे मिला दो, सी में। मोटा मोटा यही था। अभी यदि बी ए में मिल जाएगा तो राज प्रमुख बंद, जब बी ए में मिला होगी तब राज प्रमुख बनेगा नहीं। अब बी भी ए में मिल गया तो यहां पर भी क्या बनेंगे, तो 1956 तक अपने क्या बनते थे, 1956 के बाद अपने भी क्या बनने लगे, क्या बनने लगे, राज्य। ये किसने सिफारिश दी कि ये बंद कर दिया जाए, राज्य पुनर्गठन आयोग सिफारिश दी। तो भारत, अब ये संविधान में लिखा हुआ था, संविधान में जब राज प्रमुख बनाया गया था इनको, मान सिंह जी को, तो इनको कहा गया था आप आजीवन अपने पद पे रहोगे। कब तक रहोगे, लाइफ लॉन्ग, जब तक आप जिंदा हो आप ही राजस्थान के क्या रहोगे, राज प्रमुख। ये संविधान में लिखा हुआ था। अब संविधान में संशोधन करो, फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। कब किया गया, और कहा गया आज के बाद राज प्रमुख नाम की कोई भी पोस्ट नहीं होगी। अब राज प्रमुख की जगह क्या बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा। तो राजस्थान में पहले राज प्रमुख कौन बने थे, सवाई मान सिंह, वही अपने पद पे रहे। तो राजस्थान में एकमात्र राज प्रमुख जो बने वो कौन बने, आई बात समझो, 49 में जब बनाए गए और 56 में उनको उसी पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। लिखो, लिखो, राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश दी, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार, ये लिख लो, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार, तेरे को पुनर्गठन लिखना नहीं आता, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। ऑफिस ऑफ राज प्रमुख वॉज एबोलिश्ड, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। ऑफिस ऑफ राज प्रमुख ऑफ एबोलिश्ड, ऑफिस ऑफ राज प्रमुख वॉज एबोलिश्ड, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। ऑफिस ऑफ राज प्रमुख वॉज एबोलिश्ड। कोष्टक में लिखो, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। दोनों बातें याद रखनी। कोई पूछे रिकमेंड किसने किया कि हटा दो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। कोई पूछे फिर भारत सरकार ने कौन सा संशोधन किया इसके लिए, कब हुआ 7वां संविधान संशोधन, और कौन से पोस्ट हटा दी गई। तो अब राजस्थान में भी क्या बनाए जाएंगे, राज्यपाल, और अपने राज्यपाल बनाए गए सरदार गुरमुख निहाल सिंह। कौन बनाए गए, लिख लो, सरदार गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। सरदार गुरमुख निहाल सिंह वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान। सरदार गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। सरदार गुरमुख निहाल सिंह वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान। सरदार गुरमुख निहाल सिंह क्या थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। तो कब तक अपने राज प्रमुख बनते थे, 1956। कौन बनाए गए थे, सवाई मान सिंह। हटाए भी कौन गए, सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह जी ने पूछा नेहरू जी से कि नेहरू जी अभी 7 साल पहले आपने कहा था कि मैं मेरे पद पर कैसे रहूंगा, आजीवन, और आपने तो बीच में ही कह दिया कि भाई साहब आपको हटाया जाता है। आपने संविधान में लिख के दिया था कि मैं रहूंगा। तो नेहरू जी ने सिंगल लाइन का रिप्लाई भेजा, और नेहरू जी ने भेजा कि संविधान कभी पत्थर नहीं हो सकता, संविधान कभी पत्थर में चेंज नहीं होते। पत्थर सैकड़ों वर्षों तक पड़ा रहता तो भी क्या बना रहता है, पत्थर। ये संविधान है, ये जीवंत दस्तावेज है, लाइव डॉक्यूमेंट है, इसमें चेंज होंगे भाई साहब, समय के अनुसार चेंज होंगे। 49 में हमें लगता था कि राज्यपाल की आवश्यकता नहीं है, आज हमें लगता है राज्यपाल की आवश्यकता है, हम आपको हटाते हैं। मान सिंह जी ने कहा ठीक है भाई हटा दो, तो उनको हटा दिया गया, राज्यपाल बना दिए गए। पहले राज्यपाल कौन बने, कौन बनाए गए, सरदार गुरुमुख ने। अजमेर जब अपने राजस्थान में मिलाया गया, अजमेर तो पहले अलग था, फिर अजमेर को जिला बनाओ, तो अजमेर अपने राजस्थान का 26वां जिला था। कौन सा जिला था, लिखो, अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। अजमेर वो 26th डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, अजमेर राजस्थान का 26वां जिला था। अजमेर वो 26th डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, अजमेर राजस्थान का 26वां जिला था। कौन सा जिला था, 25 पहले से बने हुए थे, अजमेर को मिलाने के बाद अजमेर कौन सा हो गया, 26वां। फिर हमने 27वां बनाया था धौलपुर। कौन सा बनाया था,
फिर 3 एक साथ बनाए थे हमने, 212 राजसमंद। कौन कौन से? तो 27 और 3 कितने हो गए? 30। फिर 31वां बनवाया हनुमानगढ़। कौन सा बनाया? 32वां बनाया करौली। कौन सा बनाया? 33वां बनाया प्रतापगढ़। कौन सा? पहले 25 थे। 26वां कौन सा? अजमेर। 27वां धौलपुर। 28, 29, 30, 212 राजसमंद। 31 पे हनुमानगढ़। 32 पे करौली। 33 पे। फिर एक दिन अशोक जी रात को सोए, सुबह उठे और कहा जिले जिले करते हो, जिलों की लगा दूं। तो कितने बना गए? समझ में नहीं आ रहा कौन सा किधर चलेगा और कौन सा किधर है। इतने में अशोक जी की सरकार चली गई, नई सरकार भजनलाल जी की आई और सरकार ने कहा चेक करेंगे जो अशोक जी बना के गए उनकी औकात है कि नहीं। अब सरकार चेक कर रही है, इनमें से कुछ को रखेगी और कुछ को हटा देगी। तो जब तक सरकार चेक करे तब तक अपने ही वेट एंड वॉच। जब चेक करके एकदम फाइनल बता देगी सरकार के, भाई साहब ये लास्ट है, ये याद कर लो, तब अपने याद कर लेंगे। तब अपने कर लेंगे नहीं भाई साहब जयपुर अलग है, दूधू है ना, तब तक अपने ये माना जाएगा भाई चल रहा है, तब तक मामला थोड़ा देख लेते हैं। तो अजमेर अपना कौन सा जिला था? कौन सा जिला था? 26। राजाओं को 2 चीजें दी गई थी। राजाओं को एक तो बांटे गए थे पद, राज प्रमुख उपराज प्रमुख ये बनाए गए थे। एक राजाओं को मिली पेंशन। क्या मिली थी? पेंशन, प्रीवी पर्स। पद तो खत्म कर दिया 1956। 1956 में कह दिया कि पद क्या किए जाते हैं? समाप्त। उधर इंदिरा गांधी, वीवी गिरी वाला चुनाव होता है, वीवी गिरी वाले चुनाव के बाद इंदिरा गांधी स्ट्रांग हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं चाहती हूं भारत की गरीबी को दूर कर दिया जाए, और ये बाकी वाले नेता चाहते हैं मुझे हटा दिया जाए। मैं चाहती हूं गरीबी हटाओ, वो चाहते हैं इंदिरा हटाओ। मैं तुम्हारी गरीबी दूर करूंगी और तुम्हारे एक एक खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगी। कितने रुपए दूंगी? ये मोदी जी से पहले कौन कह के गया? पहले क्या सोशल मीडिया नहीं था, पहले इंदिरा जी वाली बात का पता नहीं चला, मोदी जी वाली बात अपने पकड़ ली, अपने वेट करेंगे 15 लाख तो खाते में आने ही है, आज नहीं तो कल आने। मोदी जी कह के गए खर्चे कर दो भले, बाद में जब आएंगे तो वापस अपने चुका दें। तो इंदिरा जी को पूछा भाई रुपए लेके कहां से आओगे? तो इंदिरा जी ने कहा रुपए मुझे लेने आते हैं, चिंता ही मत करो आप। और ये दिन बुलाया गया पीएनबी के मालिक को। किसको बुलाया गया? ये पकड़ 200 करोड़ रुपए, बैंक हमारी आज के बाद सरकार की। पीएनबी वाले ने अरे मेरे इसमें 500 करोड़ पड़ेंगे, थप्पड़ मारूंगी, भाग यहां से। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ा आपने? बैंकों का 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, पढ़ा था? 1980 में 6 बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, पढ़ा? राष्ट्रीयकरण यही होता है, बताया मैंने। पीएनबी को मालिक को बुला के भेजा, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण। क्या बोलते हैं? बैंकों का। फिर ऐसे इंदिरा जी का और किसके पास पैसे हैं? अच्छा, अब राजा महाराजाओं को पेंशन मिलती है, इंदिरा जी का बंद। तो संविधान में लिखा हुआ है राजाओं को पेंशन दी जाएगी, संविधान में संशोधन, 26वां संविधान संशोधन। कौन सा किया गया? देखो 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा बाय 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा बाय 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए गए थे। प्रीवी पर्सेज ऑफ किंग्स वर एंडेड। राजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए गए थे। प्रीवी पर्सेज ऑफ किंग्स वर एंडेड। राजाओं के प्रीवी पर्स क्या कर दिए गए? तो राजाओं को 2 चीजें मिली थी। राजाओं को एक तो क्या मिला था? पद। एक मिले थे पेंशन। पद कब समाप्त कर दिए गए? 1956। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां। और पेंशन कब समाप्त कर दी गई? 1971। कौन सा संविधान संशोधन? 26वां। याद रह जाएगी बात। 1 नवंबर 2000 की बात है। कब की बात है? 1 नवंबर। अपने देश में एक राज्य हुआ करता, उस राज्य का नाम था मध्य प्रदेश। क्या नाम था? क्या नाम था राज्य का? भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। कौन सा था? और बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, और बीजेपी की सरकार ने कहा भाई इतना बड़ा राज्य है, इसलिए जो ट्राइबल इलाका है, जो जनजातीय क्षेत्र है, उसका विकास ढंग से हो नहीं रहा है, इसलिए ट्राइबल इलाके को मध्य प्रदेश से अलग किया जाए, और इसका एक टुकड़ा अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़। कौन सा कर दिया? कब किया गया ऐसा? मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? छत्तीसगढ़ नया राज्य कब बना? और जैसे मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बना, हम सबसे बड़े हो गए। अब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? कब हुए हमें से? हमने कुछ नहीं किया, हम तो चुपचाप बैठे थे, हम तो देख रहे थे कि यस। लिखो लिखो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर 2000 AD
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ स्टेट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ स्टेट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ स्टेट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। तथा इसके बाद एंड आफ्टर इट राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। राजस्थान बिकेम लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। राजस्थान बिकेम लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। हम देखो एक बार एक बीच में एक शब्द पढ़ रहे हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए क्या बनाया गया था? आयोग। उसमें मेंबर कौन कौन थे लास्ट में लिख लेते हैं अपने, लिखो। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य, मेंबर्स ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ताकि याद रहे आपके। कौन कौन है बताओ देखे? फजल अली, हरिद्रनाथ कुंजरू, के एम पन्नीकर। दोबारा नाम बोलो, क्या क्या? फजल अली, हरिद्रनाथ कुंजरू, के एम पन्नीकर। अध्यक्ष कौन होगा बताओ? लिख लो फजल अली। फजल अली का आगे लिख लो अध्यक्ष प्रेसिडेंट। तो कई बार क्या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 7वें चरण में कौन से आयोग की सिफारिश के आधार पर चेंज किए गए थे, वो राज्य पुनर्गठन आयोग लिखता ही नहीं, वो लिख देता फजल अली आयोग। एक ही बात है, भले आप इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोल दो या आप इसको क्या बोल दो, फजल अली कमीशन, क्योंकि फजल अली इसके क्या थे? अध्यक्ष। टोटल मेंबर कितने? 3। कौन कौन से? हरदेनाथ कुंजरू, के एम पन्नी। हमारी संविधान सभा बनी थी 1946। कब बनी थी? 1946 में संविधान सभा बनी। संविधान सभा बनी तो सब जगह से मेंबर बुलाए गए कि भाई मेंबर भेजो। तो राजाओं को भी कहा गया भाई तुम भी अपने मेंबर भेजो। तो बीकानेर से जो मेंबर भेजा गया था संविधान सभा में, वो ये है। कौन है? तो कोई पूछेगा के एम पन्नीकर को कौन सी रियासत ने संविधान सभा में भेजा था? तो कौन सी रियासत ने? किसने? लिखो नीचे, अलग से लिखो, फिर बॉक्स में बंद करना। के एम पन्नीकर बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य थे। के एम पन्नीकर वो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम बीकानेर। के एम पन्नीकर बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य थे। के एम पन्नीकर वॉज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम बीकानेर। के एम पन्नीकर बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य थे। के एम पन्नीकर वॉज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम बीकानेर। ठीक है। एक चीज देखो, एक चीज बीच में मैं थोड़ी बतानी भूल गया आपको, अभी बताता हूं। हमने देखो ये एक लिखे हैं निर्वाचित मुख्यमंत्री, बताए थे मैंने। निर्वाचित मुख्यमंत्री मैंने बताया कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालिवाल। 6 महीने बाद उनको हटा के कौन बन गए थे? तो जब जयनारायण व्यास हटा के बने थे ना, तो अब टीकाराम पालीवाल का क्या करें? भाई टीकाराम पालीवाल सीएम है, आप उनको हटा रहे हो, तो बाद में टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था डिप्टी सीएम। क्या बनाया गया था? तो ये जयनारायण व्यास के आगे लिख लो, इसी में लिख लो कि टीकाराम पालीवाल डिप्टी सीएम। टीकाराम पालीवाल डिप्टी सीएम। उप मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास वाली गवर्नमेंट में। तो कोई पूछ ले भाई जयनारायण व्यास जब निर्वाचित मुख्यमंत्री बने तो किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल। किसे बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल। किसको बनाया गया? हाँ, तो अब एक अच्छा सवाल बनता है, राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लोगों के प्रमोशन होते हैं, टीकाराम जी का डिमोशन हुआ है? जैसे अभी महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है वह देवेंद्र फडणवीस। कौन है? पिछली बार वो सीएम थे। पिछली बार वो सीएम थे, इस बार क्या बने हुए? डिप्टी सीएम। तो जैसे इस बार उनकी बेइज्जती हुई है, बेइज्जती है भाई साहब। आप पहले सीएम थे, बाद में आपको क्या बना दिया गया? डिप्टी सीएम। ऐसे पहले किसकी हो रखी है? टीकाराम जी की। बाद में जयनारायण व्यास को हटा के सीएम कौन बने?
मोहनलाल सुखाड़िया। तो मैंने अभी बताया वोटिंग हुई थी इनके बीच, और वोटिंग के अंदर सुखाड़िया जी को वोट कितने मिले थे? 59, और व्यास जी कितने मिले? 51। कितने वोटों से आ रहे? कितने वोटों से? 8। अब सुनो, देखो वोटिंग चल रही है अंदर, बाहर 9 लोग खड़े होके, कितने लोग? 9 लोग खड़े होके बात कर रहे हैं कि वोट सुखाड़िया जी को देना है या इनको व्यास जी को देना है। उन 9 लोगों का ये कहना था अपने वोट देंगे सुखाड़िया को। क्यों देंगे? किसको देंगे वोट? सुखाड़िया। क्यों देंगे? क्योंकि 9 लोगों में एक आदमी खड़े हैं टीकाराम पालीवाल, एक कौन है, और 8 उनके समर्थक है। वो ये कह रहे हैं कि भाई टीकाराम जी जब सीएम थे तो व्यास जी ने उनको हटाया था, अब व्यास जी को कौन हटाना चाहता है? सुखाड़िया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो अपने सुखाड़िया की तरफ है। यार इस जयनारायण व्यास ने अपने को सीएम हटाया था, हम अब इसको सीएम हटाएंगे, हम किसका साथ देंगे? टीकाराम, सॉरी मोहनलाल सुखाड़िया। कितने लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, किसके समर्थक है वो? उनमें एक खुद कौन है? टीकाराम। अब वो वोट देने के लिए अंदर जा रहे हैं। टीकाराम पालीवाल को जयनारायण व्यास ने पकड़ा, और पकड़े कहा कि टीकाराम जी मैं सीएम बना तो आप डिप्टी सीएम तो हो, सुखाड़िया बना तो ये भी नहीं है। टीकाराम जी का बात तो सही है, तो कहां उसको वोट दे रहे हो? मुझे दो। टीकाराम जी ने कहा आपको दूंगा। तो टीकाराम जी ने वोट किसको दिया? जयनारायण व्यास। बाकी 8 लोगों तक ये बात पहुंची नहीं, तो उन बाकी 8 लोगों ने वोट किसको दिया? मोहनलाल सुखाड़िया। व्यास जी कितने वोटों से आ रहे? कई बार आपकी किस्मत भाई साहब इतनी खराब होती है कि देख लो सब कुछ अपने पक्ष में है, तो भी व्यास जी कितने वोटों से हार गए थे? 8। ये अपने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट। अगला टॉपिक लिखो। हाँ, कोई नहीं, नहीं लिखवाऊंगा, अगला टॉपिक लिखो। लिख लेंगे, वो बाद में लिखेंगे। अब एक बार एक समाप्त हो जाए सारे टॉपिक, फिर वो लास्ट में समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। अगला टॉपिक क्या बताओ? देखिए कौन सा है बताओ, मैंने लिखवा रखा आपको। राजनीतिक एवं सामाजिक, लिखो, हेडिंग डालो, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन। क्या कहते हैं राजनीतिक को? लिख, पॉलिटिकल। और को क्या कहते हैं? एंड, लिख एंड। सामाजिक को क्या कहते हैं? सोशल, लिख सोशल। संगठन को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, लिख दे। मतलब आ तो तेरे को रहा था, पर तू कह रही थी फीस दिए तेरे को, तू बोल, है ना? पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन। एक नंबर लगा के लिखो आर्य समाज। आप तमाम लोग जानते हैं आर्य समाज बनाने वाले जो बंदे थे उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। बताया था मैंने, एक दिन बीच में थोड़ी बातें भी की थी मैंने कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहना शुरू किया था कि उनसे पहले हमारे देश में ऐसा माहौल बन गया था कि अंग्रेज बहुत अच्छे लोग हैं, वो हमारे देश को सुधार रहे हैं, और हमारे देश के लोगों में कोई भी अच्छाई, हमारे देश में बुरी बुरी बातें हैं, और बुरी बुरी बातों को सुधारने का जिम्मा किसका है? अंग्रेजों। और हमारे लोग खुद ही कहने लगे देखो यार अपने सती प्रथा है, किसने बंद की? अंग्रेजों ने। देखो यार हमारे विडो की शादी नहीं करते, किसने शुरू की? अंग्रेजों ने। देखो यार हम तो चाइल्ड मैरिज कर देते हैं, कौन बंद कर रहे हैं? अंग्रेज। देखो यार अपने यहाँ स्लेवरी सिस्टम में दास बना लेते हैं, कौन बंद कर रहे हैं? अंग्रेज। दयानंद सरस्वती वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहना शुरू किया कि भाई साहब हमें अच्छा बनने के लिए अंग्रेजों की तरफ देखने की आवश्यकता, हम अच्छे ही थे। तो लोगों ने कहा कहा क्या प्रूफ अच्छे के थे? तो उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? बैक टू द वेदास, वेद पढ़ो। वेदों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि महिला को सती करना चाहिए, वेदों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि बाल विवाह करने चाहिए, वेदों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि विधवाओं की शादी करनी नहीं चाहिए। ये सारी बातें अपने हैं वेदों के अंदर कि सती प्रथा नहीं होती है, बाल विवाह नहीं होता है, विधवाओं की शादी होती है। जब वेदों के अंदर इस प्रकार की चीजें हैं तो हमें अंग्रेजों की तरफ देखने की आवश्यकता, हम वैसा ही समाज बनाएंगे जैसा समाज कहां पर है? वेदों में। और वेदों में लोगों को कहा गया आर्य। क्या कहा गया? तो वेद वालों लोगों का समाज क्या था? आर्य समाज। तो अब भी हम क्या बनाएंगे? आर्य समाज। आर्य समाज किसने बनाया? स्वामी दयानंद 1875 में बॉम्बे में बनाया। कब बनाया? 1875। कहां बनाया? लिखो 1875 ईस्वी में, इन 1875 एडी, 1875 ईस्वी में, इन 1875 एडी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी।
फाउंडेड आर्य समाज एट बॉम्बे। बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। फाउंडेड आर्य समाज एट बॉम्बे। बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज कब बना बताओ? 1875। कहां पे बना बताओ? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना? 1875। कहां बना यार? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में बनेगा। तो आर्य समाज कब बना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना? आर्य समाज कहां बना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहां बना? आर्य समाज किसने बनाया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसने बनाया? अंग्रेजों ने। किसने बनाया? अंग्रेजों ने। क्यों बनाया भाई? बॉम्बे में क्यों बनाया? और क्या बना लेते? बंदरगाह था, पोर्ट था भाई। बॉम्बे बड़ा पोर्ट था, बोलियां तो लगती थी। सामान रख दिया, सामान की बोली लगाओ, कौन कितने के अंदर लेगा? वो धीरे धीरे शेयर मार्केट में डेवलप हो गई। बीटिंग की तो होती है, उधर भी तो यही है शेयर मार्केट में। ये शेयर कितने का बिकेगा, कितने खरीदेगा, यही है। शुरुआत में यहाँ पे सामान खरीदते थे, बेचते थे, यहाँ पर बना लिया उन लोगों ने। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कब बना था? 1875। और आपका आर्य समाज भी कब बना था? 1875। बाकी कल बनाएंगे।